नमस्कार 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 आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी, आई कैन सी प्रदीप जी कांट हियर मी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, I can hear you, sir. I can see you and hear you too. क्या बात है सर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, ये कोल्हापुर का जो मैटर है बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में गया, अब थोड़ा सा थम जरूर गया है, लेकिन फिर भी आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, जरा अजीब मसला है थोड़ा सा, मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो गया एंड हाउ डिड इट स्प्रेड सो क्विकली। सबसे बड़ी बात ये है, ऑब्वियसली देयर मस्ट हैव बीन सम मैसेजेस सेंट यू नो ऑन व्हाट्सएप और व्हाटएवर और ऑन द डार्क नेट। कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब ये गड़बड़ है, कुछ लग रहा है मुझको। प्रदीप जी, because sir, in this age we need to understand that technology has taken a huge jump. Yes. And the authorities, the investigating authorities have to keep pace with them. Now we found that how drugs were being taken by the web, paid by the web, the dark web, and the root of the currencies were digital currencies that were being employed. Now even in these kind of things, it's very difficult to find out the end user unless the entire machinery is geared up for that. And but I must remind our viewers. I must remind our viewers that Pradeep ji and I have been talking about the dark web being utilized for drugs etc. now for the last 4 years. पिछले 4 साल हो गए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. At that time nobody took us seriously, if you remember, Pradeep ji. बिल्कुल sir, exactly sir, exactly sir. The payment was being, the currency that was used in cryptocurrency. Cryptocurrency, yes. Cryptocurrencies. Yes, though it is banned now, the people are rampantly using it even now. So how are you going to trace the user? That's right. It's a very, very tough challenge. Very tough. And I don't think our chaps are geared up for it. Very frankly speaking, we still have to go a long, long way to go. At the moment with us, our old friend from the UDDHAV SENA, Mr. Anand Dubey. Anand Dubey जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आनंद दुबे जी, कहाँ हैं इस वक्त आप अभी लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, कहाँ हैं सर? अरे सर नमस्कार सर, मैं मुंबई में हूँ। चलिए, तो प्रदीप जी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोलंबो। प्रदीप जी इस वक्त कोलंबो में हैं और वहाँ से हमारे साथ हैं। और आनंद दुबे जी वंदे मातरम। वंदे मातरम राजू सर, प्रदीप सर, आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। आनंद दुबे जी ये बताएं, ये कोल्हापुर में क्या हो गया सर? ये कोल्हापुर में क्या हो गया? और उसके बाद नगर में भी स्प्रेड हो गया, थोड़ा सा आगे जाकर के औरंगाबाद में स्प्रेड होने की कोशिश की गई लेकिन वो रोक लिया गया। ये कोल्हापुर में हुआ क्या? क्योंकि कोल्हापुर इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी। मतलब वो बाबू जमाल की दरगाह है, वहां पे सारी दुनिया वहां पर जाती है। और तो और छोड़िए, दरगाह के ऊपर जो है गेट जो है, वहां पे गणपति की तस्वीर है। ये सालों साल 300 साल पुरानी दरगाह है वो। मतलब मेरा ये कहना है कोल्हापुर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हो गया? आनंद दुबे जी बताएं। राजू सर, कोल्हापुर छत्रपति शाहू महाराज की धरती है जी। कोल्हापुर में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं जी। ये वही कोल्हापुर है जब कोरोना का समय आया था तो वहाँ के मुसलमानों ने मिलकर कोरोना सेंटर चलाया था जिसमें हिंदू मुसलमान सबने अपनी दवाई करवाई थी। ये वही कोल्हापुर है। कोल्हापुर में कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि वहाँ का हिंदू मुसलमान आपस में लड़े जी। लेकिन मैं समझता हूँ राजू सर, पिछले 11 महीने हो गए इस राज्य की सरकार को। यह राज्य सरकार की पूरी तरह से विफलता है, हमारी खुफिया इंटेलिजेंस की विफलता है। आज कानून व्यवस्था जो है वो चरचरा गई है। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पता नहीं दिल्ली के चक्कर क्यों लगाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता। हमारी कोई भी बहन महिला मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पाती है। किसानों की, नौजवानों की दुर्दशा होते जा रही है। इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि सरकार को जनता की कुछ सुध ही नहीं है। वो भूल गई है कि यह जनमानस 13 करोड़ के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, इन्होंने एक सरकार देखी थी। ऐसा कोई दृश्य हमें सामने दिखाई नहीं देता।
और इसका पूरा कारण है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह सरकार टेंडर में बिजी है। 10-10 महानगर पालिकाओं में चुनाव नहीं हुए, अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। आपने सुना होगा कि सुधीर मुनगंटीवार के मंत्रालय में बदली को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, जिस पर रोक लगानी पड़ गई। तो यह सरकार इस समय है कि नहीं हमारे राज्य में? और अगर विपक्ष पूछता है तो विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, उन्हें जेलों में डाला जाता है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के महाराष्ट्र में ये औरंगजेब के महिमा मंडन कब से होने लगे? औरंगजेब जैसे क्रूर शासक, एक आक्रांता आताताई के पोस्टर लोग लहरा रहे हैं और पुलिस विभाग हाथ पर हाथ धर बैठा है। एंड दिस इज आनंद दुबे जी, सबसे बड़ी बात है प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, औरंगजेब डाइड इन 1707। नाउ एक चीज याद रखें, 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ, ठीक है साहब, और आज 316 साल के बाद औरंगजेब की वजह से हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मेरी समझ के बाहर है। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। 360 प्रदीप जी बोलिए प्लीज। The ruling party is blaming the MVA. Yes. Many senior members of the BJP उद्धव सेना, they're saying उद्धव ठाकरे जी और पूरे ग्रुप इसके पीछे है, कांग्रेस इसके पीछे है। They are saying पोलराइजेशन जिस प्रकार से कांग्रेस को बेनिफिट किया कर्नाटका में, सब जगह मुसलमान वोट कांग्रेस चाहता है जो वापस उनके पास आ जाए। ये पूरे एक जबरदस्त पूरे पैन इंडिया एक गेम चल रहा है, बिकॉज 2024 में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ आ जाता है तो कांग्रेस को 14 to 20% वोट शेयर का बेनिफिट होने वाला है, और 14 to 20% वोट शेयर बेनिफिट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज जंप वेयर कांग्रेस इज कंसर्न्ड। में पोल प्रॉस्पेक्ट जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस और बीजेपी को बहुत परेशान करने वाली बात हो जाएगी। आनंद दुबे जी तरह के जवाब दें हैं कि किस प्रकार। आनंद दुबे जी जवाब दें, क्या एमबीए इसके पीछे है? सर कमाल करते हैं आप। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम सरकार को कोस रहे हैं और सरकार कहती है विपक्ष का रोल है। अरे भाई, हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में कोई भी असामाजिक तत्व, उपद्रवी जो माहौल खराब करना चाहते हो, आप उनकी धरपकड़ करिए, उनको जेलों में डालिए, उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा दीजिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बताइए इसमें महाविकास है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि भाई आप इस समय सरकार में बैठे हो, आप कैसे हम पर आरोप लगा सकते हो? और हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की महिमा मंडन महाराष्ट्र की धरती पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो चाहे कोई भी हो, उसको पकड़िए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और यहाँ पर आनंद दुबे जी, मैं सॉरी आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। संजय राउत जी ने ये कहा है कि कोल्हापुर के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इसमें बिल्कुल भी शरीक नहीं थे, ये बाहर से लोग लाए गए जिन्होंने ये सब काम किया है, ऐसा संजय राउत जी ने कहा है। आनंद दुबे जी, अब मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जांच करना ही चाहिए। पुलिस विभाग का काम है जांच करना, क्योंकि कोल्हापुर का वातावरण बहुत अच्छा रहा है पिछले कई वर्षों से। कोल्हापुर को सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है, छत्रपति शाहू महाराज की धरती है वो जी। तो वहां पर लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, वहां के हिंदू मुसलमान में भाईचारा है। हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, तौफीक मुलानी वगैरह जो वहां नगर सेवक हुआ करते थे, आज भी बड़े होली ईद में सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो कोल्हापुर अहमदनगर में माहौल खराब करना चाहते हैं? इसके पीछे कोई राजनीति करना चाहता है क्या? अब डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अगर इसका सही जांच ना हो पाए राजू सर, तो हम लोग कहां जाएं? क्या हर चीज के लिए कोर्ट में जाएं? सरकारों का कोई दायित्व है कि नहीं? सरकार पता लगाए कि वो कौन लोग हैं, क्यों इन्होंने ये भ्रम फैला रखा है समाज में, क्यों एक दूसरे के बीच में खाई बन रहे हैं, दूरी बन रहे हैं। वो तुरंत इस पर कार्रवाई करें और दूध का दूध पानी का पानी करें। अब अगर सरकार विपक्ष पर भी इसका ठिकरा फोड़ेगी तब विपक्ष कहां जाए, आप बताइए। अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा है कि ये औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई, ऐसा उनका कहना है। अब वो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री वो है महाराष्ट्र राज्य के। अब वो पूछ रहे हैं कि कहां से पैदा हो गई, पकड़िए उनको, ढूंढिए, पूरी इंटेलिजेंस लगा दीजिए, पूरी रॉ दिल्ली एनआईए सब आपके पास है, आप सबका वो करिए, इस्तेमाल करिए। लेकिन आप कहेंगे ये कहां से पैदा हो गए। अरे भाई, कहां से पैदा हो गए? ये समाज में घूम रहे हैं, आपकी खुफिया इंटेलिजेंस का फेलियर है, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं इन लोगों को।
ये उनको ये बताइए, ये असहाय हो गए हैं। प्रदीप जी। बजट साहब, देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जहां एमवीए 2 साल एकदम नींद सो गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस थे, सरकार भी कुछ नहीं कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी भी कुछ नहीं कर रहा था। आज देखो एमवीए एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस गवर्नमेंट ने एफडीआई मैक्सिमम लेके पूरे इंडिया में एफडीआई के माध्यम से महाराष्ट्र नंबर 1 था, जो एमवीए के टाइम पूरे पॉलिसी पैरालिसिस के तहत बर्बाद हो गए थे इकोनॉमी। दे हैव बॉट इट बैक। कल हम लोग बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से एक टोरेंट कंपनी 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके कितने 30,000 जॉब्स एक साथ क्रिएट करे। बोले जो डेवलपमेंट है, एक ना शिंदे कह रहे हैं कि एमएसएमई नारायण राणे के माध्यम से लाखों जॉब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ चैलेंज। ये हम लोग महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर जा रहा है, और ऑपोजिशन बेबुनियाद इश्यूज लेके, जैसे ये जो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सबको nobody is spared, guilty will not be spared, that was what Dev Fadnavis says। बट प्रगति है तो हम क्यों इसके पीछे? पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी रिस्पांसिबल। दुबे साहब उनका कहना वो है, पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन इज नॉट बीइंग रिस्पांसिबल। ठीक है, वो सरकार में बैठे हैं, अपोजिशन की बात को नहीं मानते, कोई बात नहीं। जनता से पूछिए, जनता की अदालत में चलते हैं। जिस प्रकार आज सुबह मुंबई में लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए जब भीड़ होती है, हमारी माताएं बहनें चाहे हमारे भाई जिस प्रकार वो ट्रेन पकड़ते हैं, पिछले 70 सालों में क्या बदलाव ला दिया आपने क्या ऐसा चमत्कार कर दिया? आप पहले सुधार जमीन से करिए। कितने नौजवानों को आपने रोजगार दे दिया? इन 70 सालों की बात करें तो इन 9 सालों में आपने क्या कर दिया? आपने किसानों की स्थिति को कहां बेहतर बना दिया? आपने आज महंगाई की दर को कहां से कहां पहुंचा दिया? आज सिलेंडर जो 500 में मिलता था उसको 1200 से ज्यादा ले गए, जो पेट्रोल 50-60 रुपए का था 100 के पार ले गए। आज आम जनमानस के जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो हम लोग तो चिल्लाएंगे, हम चीखेंगे, क्योंकि आप 70 साल की दुहाई देते हो। तो 70 साल वालों को जनता ने इसलिए दूर किया क्योंकि आप उनसे बेहतर विकल्प लगे, लेकिन आपने 9 सालों में उन 70 वालों से भी बेकार काम करके दिखाया। तो अब जनता आपसे हिसाब मांग रही है, तो आप जुमला बता देते हो, आप बेतुल बातें करते हो। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। आप सरकार में रहते हो तो कहते हो विपक्ष हमें काम नहीं करने देता, आप विपक्ष में रहते हो तो कहते हो कि हम सरकार में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। अरे प्रभु, आपको 9-10 साल होने आ गए, अब आप काम करिए। आज महाराष्ट्र में 11 महीने से ज्यादा आपकी सरकार है, 11 महीने में कोई काम आपका खिल के दिख नहीं रहा। सभी काम हमारे जो शुरू किए थे, या तो उसका फीता आप काट रहे हैं या तो आप उसको रेंग के काम कर रहे हैं। कोई नया डेवलपमेंट तो बताइए कि जिसमें ये समझ में आए कि नहीं यार, आज 1 लाख लोगों को काम मिल गया हो, आज लोकल ट्रेन में भीड़ नहीं है, आज सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। अरे नहीं चाहिए हमें बुलेट ट्रेन। जो हमारी लोकल ट्रेन है मुंबई की, पहले उसे बढ़िया बना दीजिए, उसे यूरोप जैसा बना दीजिए कि हर आदमी अपनी सीट पर बैठे, हर व्यक्ति हर सीट। ये दिन कब दिखाओगे प्रभु? जो 70 सालों में नहीं दिखा पाए लोग, इसीलिए आपको लाए थे। अब आप क्या करना चाहते हो? लेकिन यहाँ पे आनंद दुबे जी इनके प्रदीप जी, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी कहा कि महाराष्ट्र इज द नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है पिछले 11 महीनों में, ऐसा देवेंद्र फडणवीस आपका कहना है। आनंद दुबे जी, असलियत क्या है जरा बताएं सर। जो आने वाला है उस पर तो बाद में बात कर लेंगे। जो हमारे राज्य को मिल चुका था वो गुजरात चला गया, तो अब जाने दीजिए। आपकी जनता जागरूक है, सब समझते हैं। जो सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कल ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम जादू करने वाले हैं। अरे भाई वो बात मत करिए, बात करिए कि जमीन पर क्या उतर रहा है। आपने एमओयू साइन कर लिए, समझ लीजिए 10 लाख करोड़ के, और धरातल पर 100 रुपया भी नहीं आ रहा है। तो जनता को जो भूख लगती है वो अन्न से, भोजन से शांत होगी उसकी भूख, आपके जुमलों से नहीं। अब सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो रोज एक नए पिटारे से नया जुमला, रोज एक नया जुमला। अरे भाई लोग थक गए हैं। आपने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन हम लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। ये सुन सुन के अब बच्चे परेशान हैं कि वो अंकल कहाँ हैं जो अच्छे दिन लाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सब जानते हैं, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा,
दोनों जन दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं, क्या बात होती है कुछ पता नहीं। कोई माई बाप नहीं है राजू सर आज राज्य में। लेकिन आप ये बताएं, उसके बाद प्रदीप जी भी सवाल पूछेंगे। प्रदीप जी, जस्ट टू ऐड ऑन जस्ट वन स्मॉल थिंग के ये जो 11, आई थिंक देयर आर अबाउट 12 कॉर्पोरेशंस दैट नीड टू गो फॉर इलेक्शंस इमीडिएटली. We don't have a clue. बिल्कुल sir. We don't have a clue, Pradeep ji, as to when they are going to go for elections. We don't have a clue as to when the cabinet expansion is going to take place. If you remember the cabinet expansion, Pradeep ji, इसी शो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था. You had in fact come out with the information कि May 31st तक हो जानी चाहिए. अरे यार आज तो 8 जून हो गई है and there is no sign of cabinet expansion. Pradeep ji. Exactly. कैबिनेट एक्सपेंशन इज वन थिंग सर. जो एक दुबे जी पहले बीजेपी का कहना है कि प्री मोदी पोस्ट मोदी. प्री मोदी पूरे सरकार पूरे देश में 74 एयरपोर्ट थे. मोदी जी के बाद 2014 के बाद 74 का डबल कर दिया. 148 या 149 एयरपोर्ट्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिए. तो दिस इज व्हाट बीजेपी का कहना, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. और मुंबई में काया पड़ देखो, मुंबई मेट्रो 14 लाइन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेक्स्ट ईयर 2024 में इनॉग्रेशन हो जाएगा. मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक बहुत जल्दी शुरू हो जाए. बुलेट ट्रेन ऐरोली कोटाई नाका टनल रोड, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, कोस्टल रोड. सर बीजेपी का कहना है दुबे जी की वी आर इन फॉर डेवलपमेंट. हर फेज में डेवलपमेंट चल रहा है. लोगों को हम लोग जिस प्रकार एमएससी के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं दुबे जी. यस, आंकड़े आपके सामने रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं. 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल. हम विपक्ष में हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी हर बात का विरोध करेंगे. आज भी नितिन गडकरी जैसे मंत्री हैं जिनका हम साथ देते हैं, जिनकी हम तारीफ करते हैं. जिस प्रकार से उन्होंने सड़कों का जाल बिछा रखा है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम तारीफ करते हैं. यदि आपने एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाने से देश में काम नहीं चलेगा. हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग बसों में चलता है, वो ट्रेनों में चलता है. आप जरा गर्मी की छुट्टियों में देखिए ना ट्रेनों की स्थिति क्या है. आप उसे बेहतर कब बनाएंगे? आप हमारे बसेस की सुविधा कब अच्छी करेंगे? तो आप ये मत कहिए, जो आप अच्छा काम करेंगे आपकी हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन आप यदि खराब काम करें. आपने धारा 370 हटाया था, हमने सबसे पहले आपकी तारीफ की थी कि नहीं? आपने द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया था, हमने समर्थन में वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? तो आप अच्छा काम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे. लेकिन आप एक झुंझुना बजाएंगे कि नहीं भैया हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं. अरे भाई, लेकिन जो डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो वो आईना दिखाना तो विपक्ष का काम है ना. हम गंभीर विपक्ष हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि भाई साहब कुछ काम आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन बहुत सा काम आप अच्छा नहीं कर रहे हो. उस पर आपका फोकस कब होगा? तो आनंद दुबे जी, जहां तक के कंज्यूमर प्राइसेस का सवाल है, आज की तारीख में भी मैं अभी देख रहा था जब आप अभी बात कर रहे थे कि जो होलसेल प्राइस है तूर दाल की आज की तारीख में 115 रुपए पर किलो है, जो 130 रुपए में बिक रही है मार्केट में. रिटेल प्राइस उसकी 130 के करीब है. अब 130 की अगर अरहर की दाल जिसको कहा जाता है, जिसको तूर दाल कहा जाता है यहाँ पे, वो अगर बिकेगी, डीजल की प्राइस जो है वो 94 के करीब जाएगी और पेट्रोल 105 के करीब जाएगा. गैस सिलेंडर अगर 1150 में बिकेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? मतलब मेरी जरा समझ के बारे में बस मैं वही ये जरा बताएं. आप राजू सर, प्रदीप सर, आपकी तरह मैं भी एक आम आदमी हूँ. हमारे भी घर का एक बजट होता है जी. हम नेता बाद में होते हैं, पहले हम लोग भी एक आम नागरिक हैं देश के. जो घर 35-40 हजार रुपए में चल जाता था आज से 7-8 साल पहले, अब वो घर का खर्चा 70 हजार में भी पूरा नहीं हो रहा. इनकम वहीं की वही रह गई, 40-50 हजार ही. खर्चा 70 हजार, वही कह रहा हूँ कि और भी कम हो गई. खर्चा डबल हो गया. ईएमआई पे लोग जी रहे हैं. आप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ तो सोचिए. आप अडानी साहब और अंबानी साहब के लिए सोचिए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं. थोड़ा कम सोचिए, उनका खर्चा चल जाता होगा. लेकिन राजीव सर और प्रदीप सर और आनंद दुबे के बारे में भी सोचिए. आपके भी लोग हैं पार्टी में, उनके भी बारे में सोचिए. बीजेपी वाले भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वैचारिक लड़ाई है, लेकिन वो कार्यकर्ता भी अपना घर कैसे चलाते होंगे. आज जमीन पर उनका काम नहीं दिख रहा है साहब. आज किसी भी व्यक्ति के मन में कोई उत्साह नहीं है. लोग परेशान है कि हम अपने घर का बजट कैसे आगे बढ़ाएं. नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है. लाखों करोड़ों लोग हर साल ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं, नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं. हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ कमाएगा, मेरे हाथों को भी कुछ
मजबूती मिल जाएगी, 2 पैसा घर में आएगा। लेकिन काम नहीं है, रोजगार नहीं है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, उनके फसलों के सही दाम, लागत वाली दाम भी उन्हें नहीं मिल रही है। तो चारों तरफ जो संकट है साहब, इसके लिए अगर हम सरकार को नहीं घेरेंगे, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन तो सरकार ने तो कहा है सो सर, जाएगी। आप लोगों ने औरंगजेब की तस्वीरें बांटी हैं, सरकार का तो ये कहना है। हम लोगों को जेल में डाल दो, हम लोग को पकड़ लो और हम लोगों को जेलों में डाल दो। आपके पास कोई प्रूफ है? लेकिन ऐसा आपके पास कैसे हो कोई गया? सबूत है? आनंद आप दुबे जी, हमें मैं डाल आपसे दो ना पूछ रहा हूं। साहब। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। ये कैसे हो गया? मेरी जरा समझ के बारे खाया जा रहा है मुझको ये, कि एकदम लोगों के हाथ में औरंगजेब के पोस्टर आ गए, 2-3 व्हाट्सएप पोस्ट आ गई, उसके ऊपर न जाने बवाल मच गया। मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस लोगों ने चेंज कर दिया। सॉरी प्रदीप जी, ये सोचने वाली बात है। Just a couple of guys changed their WhatsApp status to Aurangzeb and suddenly this whole thing blew up. ये कैसे हो गया? मतलब मेरी समझ के बारे, अगर आज मैं अपने WhatsApp स्टेटस को जरा चेंज कर देता हूं तो किसी को तो खबर भी नहीं होती है कि क्या हो गया है, ये क्या हो गया, ये जरा बताएं आनंद दुबे जी। सर मैं वही कह रहा हूं कि ये सरकार को जांच करना पड़ेगा राजू सर, ये हम और आप जांच नहीं कर सकते। इसके लिए डिपार्टमेंट बने हैं, एसपी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का दायित्व है और पूरी तरह से राज्य सरकार इसमें फेल होते ही जा रही है। पिछले 11 महीनों में 7-8 घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, कभी रामनवमी पर, कभी और किसी त्योहार पर, कभी और किसी त्योहार पर। ये कौन लोग हैं भाई? इनको पकड़िए ना, इनको कड़ी शिक्षा दीजिए। क्यों बार बार ये हमारे महापुरुषों का अपमान करने के लिए आते हैं और समाज में एक ऐसा माहौल बिगाड़ देते हैं कि 2 धर्मों में आप खींचातान करवा देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? ये सरकार की फेलियर है, सरकार इसका जवाब दे। हम विपक्ष में बैठे हैं, अगर हमारी गलती होगी। डुबे जी, लोकल बॉडीज का इलेक्शन, डुबे जी लोकल बॉडी का इलेक्शंस, उन्होंने कहा कि उद्धव सेना हैज गॉन एंड कोर्ट से उन्होंने केस किया है, जिसके वजह से ऑल लोकल बॉडीज आर बीइंग डिलेड। उद्धव सेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दैट इज व्हाट ऑपोजिशन बीजेपी इज सेइंग। और बीजेपी आगे जाके ये भी कर रहा है कि अगर हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से उद्धव जी बहुत दूर चला गया, सेक्युलर है, और सेक्युलर होने के बावजूद बाला साहब का वोट उद्धव जी को क्यों मिलेंगे? नहीं मिलेगा। और इसलिए हम तो बेफिक्र है, जिस दिन चुनाव का रचना सुप्रीम कोर्ट ओके दे देते हैं, हाई कोर्ट ओके दे देते हैं, दे विल बी हेल्ड एंड वी विल विन बाय ह्यूज मार्जिन्स, बिकॉज हिंदुत्व का एक ही टोटल जो गाइडेंस है, एक फैक्टर है, वो बीजेपी है जो हिंदुत्व को एक साथ रखा है। उद्धव जी को सोचना पड़ेगा कि उनके वोट शेयर कहां पर है। वी आर गोइंग टू विन एनीवे। बीजेपी का हम पर जो आरोप लगाना है पूरी तरह निराधार है, बेबुनियाद है। हमने कभी चुनाव को टाला नहीं। हम तो बार बार, हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि 15 दिन में चुनाव का डेट डिक्लेयर करवाइए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ये पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं और आप हम पर आरोप लगा रहे हो। अरे भाई, जो कोर्ट में मामला लंबित है वो तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय जब निर्णय देगा तभी होगा ना। आप आज निर्णय आ जाए, आज आप करवा दीजिए, लेकिन आप करवाने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पास पता है, जानकारी है कि आप चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि जो शिवसेना इस समय आपके साथ है वो केवल कागज पर है, जमीन की शिवसेना हमारे साथ है। जो असली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है, आपको पता है। और रही बात, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, हम सेकुलर हो गए, आप कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले? हम तो वो हिंदुत्व को अपने साथ लेकर चलते हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को अपने दिलों में सम्मान देता है। हमारा हिंदुत्व वो है कि जब कोरोना काल आता है तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको समान रूप से दवाई देकर ठीक करने का काम करते हैं। आप कैसी बातें करते हैं? हमारे राज्य की प्रजा में आप भेद कैसे कर सकते हैं? एक राजा के लिए प्रजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सबने हमें चुनकर दिया है तो हम सबके नेता हैं, हम सबके लिए काम करेंगे। हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरे जाति धर्मों का हम अपमान करने लगे तो हम असली हिंदू भी नहीं है। तो आनंद दुबे जी, जहां तक आपका प्रश्न है, आपके मुताबिक ये जो पिटीशन पेंडिंग है डिलिमिटेशन को लेकर के, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, इसका कुछ लेना देना नहीं है कॉरपोरेशन के चुनाव से?
अब ये सरकार के ऊपर है। अब सरकार, जब मामला कोर्ट में लंबित है तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सरकार को करना है, लेकिन उसके बाद भी लोग करते नहीं ना सर। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कोर्ट में तो आप गए हैं ना, आपका शख्स गया है कोर्ट में कोई? वो तो हाँ ठीक है ना, तो सरकार उस पर तो आज अपनी पिटीशन वापस ले लीजिए सर, आप अपनी पिटीशन वापस ले लीजिए, फौरन चुनाव हो जाएंगे। अरे सर, हमारी पार्टी थोड़ी गई कोर्ट में, कोई नेता गया होगा, उसको सब लोग मिलके बात करिए आप लोग। इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर कोई एक नेता चले जाए तो पूरी की पूरी यंत्रणा घर बैठ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के अंडर में महानगर पालिका आती है। महानगर पालिका का चुनाव कैसे करवाना है उनको चुनाव आयोग के साथ मिलकर करवाना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? कोई व्यक्ति कोर्ट में गया है, अगर समझिए 10 साल। Just one second, just a small legal point here. It is absolutely true that there is a petition pending in court, but the court has never said that you cannot hold elections till the disposal of this petition. Court has not given a stay on holding of elections. Let's be very clear. That is completely open. So this is an excuse. Let's be very clear. ये बहाना है चुनाव ना करने का। सर, आप यही चीज मैं कहता तो बीजेपी कहती कि अपोजिशन की चाल है। लेकिन आप जैसे बुद्धिमान को मेरा प्रणाम है, आपने मेरी बात अपने मुंह से कह दी। और बीजेपी यदि सुन रही हो तो बीजेपी केवल सुने नहीं, समझे, इस विषय को समझे। जी, but I hope the elections are held soon. But this is a very strange situation. प्रदीप जी कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी का कहना है कि ये ऑपोजिशन यूनिटी बोलते बोलते ये मातोश्री जो सेंटर ऑफ पावर थे, जो भी एक पावर सेंटर होता था मातोश्री, आज वो पावर सेंटर नहीं रह गया। ये एमवीए के अलायंस और नेशनल अलायंस के चक्कर में, बिकॉज उद्धव जी को सिल्वर ओक जाना पड़ता है, उद्धव जी को कभी कभी नीतीश कुमार जी के पास जाना पड़ता है, उद्धव जी को कभी राहुल गांधी सोनिया गांधी को मिलने 10 जनपद पहुंचना पड़ता है। बोले बाणा साहब ठाकरे जी के वक्त पर जो पावर सेंटर हुआ करता था कि लोग आके यहाँ पर मिलना, ये पावर सेंटर खत्म हो गया। तो जो उद्धव सेना के कार्यकर्ता यही दिख रहे कि हिंदुत्व दूर हो गया, पावर से दूर हो गए, हर चीज से दूर होते तो कैसे एक साथ हो जाएंगे और वोट शेयर वो पाएंगे? डुबे जी देखिए, इस दुनिया में दूसरे बाला साहब ठाकरे जी नहीं हो सकते। बाला साहब ठाकरे जी सिर्फ एक थे, उनका अपना स्टाइल था, अपना अंदाज था। प्रधानमंत्री भी उनके यहाँ आते थे, वो कभी प्रधानमंत्री क्या नहीं गए। आप यही उम्मीद सबसे नहीं कर सकते। हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। उद्धव ठाकरे जी की शालीनता, उद्धव ठाकरे जी का व्यक्तित्व एक अलग है, वो दूसरे से मेल नहीं खा सकता। हर व्यक्ति, हर नेता का अपना एक स्टाइल होता है, काम करने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक समय लोग हमारे यहाँ आते थे, आज हम भी लोगों के यहाँ जाए, कोई बात, समय के साथ सब चीजें बदलती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को तिरस्कृत कर रहे हैं, हम किसी के यहाँ चले गए तो हम छोटे हो गए, ऐसा नहीं होता। बड़ा हृदय रख के काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी हर वो काम करना चाहते हैं जिससे जनता के मन में खुशी आए, जनता के जीवन में खुशी आए। उसके लिए अगर हमें 4 कदम बढ़ना भी पड़ेगा तो हम बढ़ेंगे। इससे हम नहीं समझते कि हमें कोई नुकसान है, बल्कि एक नए तरीके की राजनीति हमने शुरू की है, लोग उसका आदर कर रहे हैं। अभी 23 जून को बिहार के पटना में बहुत सारे दलों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है, हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो यार, एक दूसरी जगह जाना, लोगों से मिलना जुलना, ये तो राजनीति में होना चाहिए ना, तो हम वही कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, चलते चलते मैं चाहूँगा आप भी अपील करें शांति के लिए कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में, कि लोग भड़के नहीं, लोग बहकावे में ना आएँ, लोग रूमर्स के ऊपर ना जाएं, अफवाहों के ऊपर ना जाएं। अगर आप अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी एक अपील कर दें लोगों से शांति के लिए, कि शांति बनाए रखें प्लीज़। महाराष्ट्र सांस्कृतिक नगरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। यहाँ पर सभी बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। लोग कस्में खाते हैं महाराष्ट्र के सौहार्द की, महाराष्ट्र के प्रेम की। कुछ असामाजिक और उपद्रवियों ने इसे बिगाड़ने का जो दुस्साहस किया है, उसके बहकावे में कोई ना आए। सब लोग शांति बनाए रखें, प्रेम से रहें। हमारा महाराष्ट्र जो नंबर 1 है, नंबर 1 रहे। हम सब खुश होकर आगे बढ़ें, एक साथ आगे बढ़ें। और एक ठीक है, वैचारिक राजनीतिक लड़ाई बाद में भी हम लड़ लेंगे, लेकिन आज हमें लड़ना है उपद्रवियों से।
ऐसे लोगों से लड़ना है जो समाज में दूरियां फैलाने का काम करते, नफरत फैलाने का काम करते। तो हमारे राज्य की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये अपील जरूर सुनेगी और सब लोग प्रेम और शांति बनाए रखेंगे, ताकि आने वाला कल, हमारे जो भविष्यों का जो कल है, जो हमारे नौनिहालों का कल है, वो एक ऐसा कल हो जिसमें खुशहाली हो, जिसमें प्रेम हो, आनंद हो, मोहब्बत हो। राइट, थैंक यू वेरी मच आनंद दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आपको नमस्कार, आपको वंदे मातरम। और आपने नोटिस किया होगा, ना प्रदीप जी ने ना मैंने अपनी शॉल के बारे में बात की। मैं जब भी आऊंगा ऑफिस, प्रदीप जी जब भी विदेश से लौट के आएंगे मैं ऑफिस आऊंगा, मैंने वादा किया मैं ऑफिस आऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय भवानी, जय भवानी सर, जय शिवाजी। थैंक यू वेरी मच जी। प्रदीप जी, बिल्कुल सर। now over here I think let's be very clear, I don't really know why the government is not announcing the polls, because this is a very strange situation. Rightfully speaking, elections to all the corporations should be held, people should start to work normally. At the moment everything is being done by all the bureaucrats, which means effectively all the corporations are being run by the Chief Minister's office and the Deputy Chief Minister's office. That's what is happening. That is what Aditya Thackeray is leading the charge, saying that the CMO has become the defunct, the municipal commissioner reporting to CMO. Everything is being remote controlled by the Chief Minister's office. Now, the entire electoral process of democracy being essential, India is the largest democracy in the world. And if you have no elections and you have bureaucrats running the entire administration for the past so many years, like in the same of Navi Mumbai NMMC, it has been running for the past 4 years. Yes. 4 years without election. 4 years. What about democratic process of it? I mean, even if there are loopholes, like the matters are pending, he said the government can go and tell the courts, let the election process go on, and but the court hasn't stopped it. Delimitation exercises. But Pradeep ji, there is no estoppel on from the court. The court has not given a stay. Bilkul, exactly. And various questions are answered. But the other question arises here, Pradeep ji. What you mentioned just now is very interesting. What you mentioned just now was the NMMC elections have not been held for the last 3 years and 7 months, which also includes 2.5 years of the MVA government. So it is not as if the MVA government is any different. Even they did not hold elections. Navi Mumbai के चुनाव उन्होंने भी नहीं कर पाए. In this, in fact, both are playing the game, the ruling party as well as the opposition. I think ideally the time is not good for both of them, so they're waiting for the right time when the MVA comes together, or the MVA has the sheet sharing announced together, and the BJP is waiting for the disruptions within the MVA. They believe the MVA might fall down on its own. Let's ask our friend Mr. Bharat Soni. I think Mr. Bharat Soni is connected with us from the Congress. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. Welcome to Nation Now. वंदे मातरम सर. क्या लग रहे हैं सर? Look at that pink shirt. Look at the way he's looking. अरे जबरदस्त सर, क्या लग रहे हो? भरत सोनी साहब, वंडरफुल टू सी यू. भरत सोनी साहब ये बताएं, 2 चीजें हैं. देखिए साहब, एक तो कोल्हापुर के अंदर टेंशन हो गई और वो तनावपूर्ण स्थिति जो है वो 2-3 और डिस्ट्रिक्ट में चली गई. और बीजेपी का सीधा साधा आरोप आप पे कि कर्नाटक के चुनाव को जीतने के बाद आपको लगा कि किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटी वोट है यानी मुस्लिम वोट है आपको पकड़ना है, इसलिए आपने औरंगजेब का सहारा ले लिया. भरत सोनी साहब. राजीव जी देखिए, इसमें कैसे है कि होम डिपार्टमेंट ये देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, और वहां पर जो वहां पर जुलूस निकलता है उसके अंदर कोई औरंगजेब का फोटो लेके निकलता है जी. अब ये ढूंढना उनका काम है. और सर 2.5 साल महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के टाइम पे ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसे दंगे क्यों नहीं हुए? ये कोविड था सर, कोविड था 2 साल तक. ये इन लोगों ने सोचना चाहिए ना सर. ये लोग जब तक ये अभी इसमें दंगा कौन करवा रहा है ये लोग खुद जांच करें जी, है ना सर. हम लोग तो बोलेंगे कि जो इसमें दोषी है व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर या वो एक औरंगजेब की फोटो लेके निकले उसके ऊपर, हम लोग ऐसे कोई इसकी वकालत नहीं कर रहे, या हम लोग कोई इसको एंडोर्स नहीं कर रहे.
हम लोग तो बोले कि आप लोग जो गिल्टी है उसको पकड़िए आप, लेकिन सर ये बीजेपी और ये शिंदे सेना जब से आई है तब से ऐसे क्यों होने लगा? क्योंकि इलेक्शन नजीक है इसलिए, या तो आप उसको रिलीजियस पोलराइजेशन करना चाहते हैं इसलिए, या ये क्या है इसका मामला क्या है सर? प्रदीप जी। सोनी साहब, बीजेपी का कहना है कि आज के तारीख में मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गए कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की ओर। कांग्रेस हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग बैक इट्स ओल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन वोट्स जो 14 से 20% है। The Karnataka experiment was a fantastic experiment where the Muslims voted en masse for the Congress, not for any regional party. Now this is a challenge for the Congress कि पूरे पैन इंडिया कैसे एक वातावरण बनाया जाए। बीजेपी का कहना है कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में एक वातावरण बनाया जाए जहां मुसलमान वोट टोटली वापस कांग्रेस के प्रति आए, और वापस अगर 14%, 20% कई इलाका में वोट एक साथ मुसलमान के वोट कांग्रेस को पड़ता है, कांग्रेस इज इन अ रियल पोजीशन टू चैलेंज द बीजेपी इन 2024 इलेक्शन, चैलेंज नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी बाहर जाके बोलते देश के कि माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, खासकर खुल के बोलते कि मुसलमान इज बीइंग टारगेटेड। सो हु इज गोइंग टू बेनिफिट? दैट इज व्हाट द बीजेपी इज सेइंग। सोनी साहब, यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम टेलिंग द पीपल दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। प्रदीप जी देखिए, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, माइनॉरिटीज हैव गिवन ए गो टू दी AIAUM, जो वोट कटर्स की जो पार्टी हुआ करती थी, और वो मुस्लिम लोगों की पार्टी कहलाती थी कि भाई हम लोग ना मुस्लिम के लिए लड़ते, हम लोग मुस्लिम का हक देखेंगे, हम लोग मुस्लिम को हक दिलाएंगे। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उनका गेम प्लान जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग समझ गई, इसलिए इलेक्शन के टाइम भी वो लोग ने क्या कहा था कि वी विल एनमास वोट टू वन पर्टिकुलर पार्टी। अब जो ये मुस्लिम्स के जो लीडर्स है, वो जो अपार्ट फ्रॉम AIAMUM, वो लोग सारे लोगों ने कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस रखा। वो लोग सभी लोगों ने ऐसे सोचा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो उनके सवाल उठा सकती है, उनको प्रोटेक्शन दे सकती है। दैट डज नॉट मीन कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट कर रहे हैं, हम लोग दूसरे सभी हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं सर। आप किसी को भी एक को टारगेट करके उसको आप मत कहिए कि आप लोग पाकिस्तान जाए, आप लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं है, यू आर ए सेकंड क्लास सिटीजन। ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर हम लोग अभी ये कर्नाटका का जो मॉडल आप जो बोल रहे हैं, वैसा ही मॉडल हम लोग और जगह पे भी करेंगे कि आप लोग किसी एक पार्टी को आप लोग वोट दीजिए, आप लोग किसी को भी मेजॉरिटी दीजिए, क्लियर कट मेजॉरिटी दीजिए कि हमको छोटे छोटे पार्टीज के ऊपर हमको डिपेंड नहीं होना पड़े। एंड दैट इज व्हाट वी वर टेलिंग। और सर इसमें कोई मुस्लिम अपीसमेंट नहीं है, हम लोग कोई मुस्लिमों को बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम्स को ऐसे लगा कि अभी कांग्रेस उनके लिए, और राहुल जी जब से गए हैं तब भारत जोड़ो यात्रा में गए, तब से उनको अगर कॉन्फिडेंस आने लगा, उनको अगर फेथ है राहुल जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर? लेकिन यहाँ पर एक चीज जो प्रदीप जी ने कहा उसका जवाब आपने दिया नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी अभी प्रदीप जी ने बोली, भरत सोनी साहब, और वो ये है कि USA में, सैन फ्रांसिस्को में और उसके बाद न्यूयॉर्क में राहुल गांधी जी ने बार बार इस चीज को दोहराया कि भारत में अल्पसंख्यक जो हैं वो खतरे में हैं, माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम जो हैं वो खतरे में हैं। और उसके फौरन बाद ये कोल्हापुर का मैटर हो जाता है और वो स्प्रेड कर जाता है नगर में, 2-3 और डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाता है। तो बीजेपी इज लुकिंग फॉर अ पैटर्न हियर एंड बीजेपी इज लुकिंग फॉर अ कनेक्शन हियर। इज देयर अ कनेक्शन, भरत सोनी साहब? सर एब्सोल्युटली देयर इज नो कनेक्शन। सर सैन फ्रांसिस्को और यहाँ पर जो राहुल जी के मीटिंग्स में उन्होंने कहा, वो उन्होंने ही वाज स्पीकिंग द ट्रुथ। सर अभी देखिए, डेमोक्रेसी इज एट ए स्टेक और चैलेंज और नॉट। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर जो है वो स्टेक पे है कि नहीं, ये अगर सच्चाई राहुल जी माइनॉरिटीज बीइंग टारगेटेड अकॉर्डिंग टू यू। और सर उसी पे आ रहा हूं मैं सर, के वो अगर जो स्टेक पे है और अगर माइनॉरिटीज को आप अगर सिर्फ देखिए, पिछले 8-9 साल में विजिलेंटिस लोगों ने माइनॉरिटीज को टारगेट किया, और सिर्फ एक कम्युनिटी को, एक ओनली मुस्लिम्स को देख के आप एक टारगेट करते हो,
तो वो राहुल जी ने सबके सामने वहां पर कहा, और वो भी एक सिलेक्ट ऑडियंस था जो डायस्पोरा था, उसके अंदर उन्होंने कहा है। और अगर वहां पर उन्होंने सच्चाई बताई तो उसमें गलत क्या है? हाँ, उसको लेके अगर यहां पर दंगा करवा रहे हैं तो वो, हम लोग तो सत्ता पे है नहीं सर, और कहां भी देखिए अपोजिशन ने कहीं भी दंगे नहीं करवाए हैं, अपोजिशन कभी भी दंगे नहीं कराता है। तो ये आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आप कोल्हापुर भी करिए, औरंगाबाद भी करिए, और जांच करके उसको आप अरेस्ट करिए गिल्टीज को सर, और उसका कोई इंटरफेयर, कोई भी उसको सिमिलरिटी नहीं ड्रॉ करना चाहिए कि वहां पर राहुल जी ने बोलने के बाद ये ऐसे हुआ। लेकिन भरत सोनी साहब, जब आप लोग सत्ता में होते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में होती है और इतने साल आप रूलिंग पार्टी रहे हैं, जब भी कहीं पर भी दंगा हुआ है देश में, आपने हमेशा जो हिंदूवादी पार्टी हैं, जो संघ परिवार है, उसको ब्लेम किया है। आज आप कहते हैं कि आप विपक्ष में हैं, तो आप तो विपक्ष तो दंगा करवा नहीं सकता, मतलब ये क्या है? जब आप पावर में होते हैं तब भी कोई और दंगा कराता है, जब आप विपक्ष में होते हैं तब भी कोई और दंगा कराता है। भरत सोनी साहब सर देखिए, रिलीजियस बात लेके, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको लेके सदैव कौन आगे आता रहा है? विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ये लोग ही आते रहे हैं। तो उन लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए था कि कहां यहां पर स्कोप लगे और करवाए। तो जब हम लोग इतने साल, जब हम लोग रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तब ये लोग क्या करते थे? ये लोग देखिए सर, गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर, और ऐसे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, है ना सर? सो वही हम लोग सेम ड्रॉ कर रहे हैं। मैं जो अपोजिशन की बात करी है वो महाराष्ट्र के अंदर के अपोजिशन की है, कि हम लोग महाराष्ट्र में अपोजिशन में हैं। अगर हम लोग जो दंगा करवा रहे हैं ऐसे आपको लगता है तो आप उसकी जांच करिए। होम मिनिस्ट्री आपके पास है, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, और देवेंद्र फडणवीस जी इतने काबिल मंत्री है और पॉलिटिकल लीडर है कि वो इसकी शहर तक जाकर उसको ढूंढ निकालेंगे। वो तो सर वो ढूंढ के निकाले, और अगर हमारे कोई कार्यकर्ता भी उसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी आप दोषी करिए, लेकिन उसको स्केपगोट मत बनाइए। जी जी प्रदीप जी। सोनी साहब, आपका, सोनी साहब, बीजेपी का जो 9 साल 22 साल वाला स्लोगन है, आपने कहा कि 9 साल 9 सवाल, और 9 साल 9 सवाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कि जो सामाजिक सुरक्षा, जो सोशल आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, वो नहीं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक है। ये आपने प्रश्न के माध्यम से बीजेपी को लगातार पूछता रहा है कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और महिला और अल्पसंख्यक को, जो आपके वोट बैंक है, जो एक्चुअली ये कांग्रेस का वोट बैंक है, हमेशा रहा कांग्रेस का वोट बैंक, वो आपने प्रश्न पूछा कि बीजेपी रूल में ये अनप्रोटेक्टेड है, इसको कोई सुरक्षा नहीं है। तो आर यू नॉट ट्राइंग टू पोलराइज दिस एंटायर वोट बैंक बैक टू द कांग्रेस? बिकॉज ये आपका था, अब रीजनल पार्टीज की तरफ चले गए, ये यू वांट इट बैक, सो यू आर प्लानिंग एवरीथिंग दैट इज बीजेपी एलिगेशन। ये बीजेपी का एलिगेशन है कि ये प्लानिंग पूरा आपका, आप कांग्रेस का है इसमें। प्रदीप जी, आई डिफर विथ योर व्यूज। सर क्या है, देखिए, these are not Pradeep ji's views, these are BJP's views. Okay. These are not Pradeep ji's views. तो सर जो प्रदीप जी बीजेपी के व्यूज यहाँ पर रख रहे हैं उसको मैं नहीं मानता हूँ। सर देखिए, अभी ना कल की बात है सर, देखिए, अनटचेबिलिटी इज ए सोशल क्राइम इन इंडिया। अब कल के परसों एक बच्चे ने क्रिकेट के ग्राउंड में बॉल को छू लिया, उसका उंगली काट दी उसकी। अब सर गुजरात के अंदर ऐसा बहुत बार होता है कि आप घोड़े के ऊपर बैठ के बारात नहीं निकाल सकते, आप वो राजस्थान में रख सकते। सर वो राजस्थान में हुआ है सर। तो वही सर, गुजरात में भी ऐसे उना फ्लॉगिंग, आप अगर देखोगे उना फ्लॉगिंग, सर जोधपुर में हुआ अशोक गहलोत जी की सरकार के दौरान। जोधपुर में एक बच्चा अपनी शादी के लिए जा रहा था, घोड़ी पे बैठ के जा रहा था, उसको निकाल लिया, वहीं पे राजपूतों ने पकड़ के मार दिया उसको। चलिए उसके बारे में फिर तो लंबी हो जाएगी। जोधपुर का, लेकिन वो सर लंबा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। जी सर बोलिए प्लीज। जी भरत सोनी साहब बोलिए।
सर तो ऐसे हम लोग किसी भी SC STs या दलित वोट्स को वापस खींच के लाने के लिए नहीं, बट वी आर रियली हाईलाइटिंग देयर इश्यूज। और उनको आज दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो पूरे इंडिया में, दलितों की स्कॉलरशिप्स नहीं आ रही है, दलितों को जो जिनको फ्रीशिप्स है कॉलेजेस में उसको नहीं मिल रहा है, उनका जो मार्कशीट है उसको विथहेल्ड कर लिया जा रहा है। तो ये अत्याचार हो रहे, तो ये हम एज ए अपोजिशन पार्टी उनको हम लोग रेस टाइम टू टाइम करते आ रहे हैं और करते आएंगे। सो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ दलितों को हम लोग आगे उनके पीछे हम लोग हैं या उनको सिर्फ हम लोग उनको ही देखते हैं, ब्राह्मणों को नहीं। एक छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, शायद इस विषय के बारे में आपके पास जानकारी नहीं होगी। ये विषय जो है थोड़ी देर पहले सामने आया था कि नांदेड़ के एक गांव में 75 साल से 70 साल से कभी भी अंबेडकर जयंती नहीं मनाई गई थी। एक बच्चा जो है उसने अंबेडकर जयंती मनाने की कोशिश की और उसका कत्ल हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें 1 या 2 कांग्रेस के भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे, बाकी सब भी थे, बाकी सब पार्टीज के भी थे, 1 या 2 कांग्रेस के भी थे। इसके ऊपर जरा आप ध्यान दें। मेरा ये कहना है, मैं आपको ये एक्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा इस पे ध्यान दें और अपनी पार्टी के अंदर भी जरा अगर आप अच्छी तरीके से इस विषय के बारे में बात करें, बिकॉज कास्टिज्म इज एवरीवेयर सर, नॉट जस्ट in the BJP or in the VHP or anywhere else, it is very much there even within the Congress। उसके ऊपर भी अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, बहुत अच्छा रहेगा। भरत सोनी साहब। ठीक है भरत सोनी साहब, ये 9 साल 20 साल बीजेपी का जो बार बार एजेंडा है, हाउ आर यू गोइंग टू, बिकॉज मोदी जी रिपोर्ट कार्ड सब जगह भेज रहे हैं एवरीवेयर। मोदी जी ने पूरे अपने बीजेपी को ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार से लगाए हैं कि घर घर तक पहुंचा दो कि हमने क्या किया। हमने 80 करोड़ को राशन दिला दिया, 3 करोड़ शौचालय बनाए, 12 करोड़ नल से जल। तो सर ये सब कैसे आप मुकाबला करोगे? व्हाट इज द कांग्रेस स्ट्रेटजी? बिकॉज अभी ये जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के पास ऑपोजिशन यूनिटी के माध्यम से लोग जा रहे हैं, पीपल द बीजेपी वांट्स टू नो दैट हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये अपने नेता भी नहीं चुन पा रहे हैं। आइडियली कांग्रेस लेड ऑपोजिशन होना चाहिए, मगर अभी नीतीश कुमार, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी, YSR, KCR, ये लोग मूवमेंट चला रहे हैं। तो वेयर इज द ऑपोजिशन यूनिटी एंड हु इज द लीडर सर? सोनी साहब। सर देखिए सर, ये जो अपोजिशन की जो नीतीश कुमार जी वाली जो मीटिंग थी, अर्लियर इट वाज ऑन 12 जून, अभी इसको 23 जून पे कर दी गई है। और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे और हमारे सभी नेता जाएंगे। सर इट वाज बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी एंड राहुल जी, वी कुड नॉट गो एंड से, हम लोग उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हमने कंफर्म कर दिया है। और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी जाएंगे और राहुल जी भी जाएंगे, और हम लोग सारे अपोजिशन यूनिटी के अंदर एक है और नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग है इसमें। ये जो नीतीश कुमार जी वहां पर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतना बड़ा अपोजिशन का जो मेला जो वहां पर जमा कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग है उसमें। So Soni साहब, is the horse going to lead the carriage or is the chariot going to be before the horse? That is what the BJP is asking. Who's going to lead? That is the biggest issue. किसी को ये नहीं पता कि लीड कौन करेगा, बिकॉज नीतीश कुमार जी के पास ना एक MP है, ना पवार साहब के पास डबल फिगर में कोई MP है, उद्धव जी इज टोटली मार्जिनाइज्ड दिस है, YSR KCR will not give up, they are trading जो पोजीशन वहां पर पकड़ के कि रीजनल आपके पूरे वोट जो इन्होंने रीजनल पार्टीज ने लेके रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ who's going to lead? Is the horse going to lead? Because ideally Congress led opposition should be there, but with the likes of Nitish Kumar, Mamata Banerjee and all, it seems to be Nitish Kumar led opposition or Mamata Banerjee. That is what the BJP is saying, sir. Horse will be in the front, the Congress will be in the front, or Congress will be led by the carriage. Sir, see, this is a question of collective, प्रदीप जी, ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात है। हाँ, ये सारे लोग एक है। रही बात ये एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप इसको पहले एक्सेप्ट करिए कि ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात है। उसके बाद सर, कांग्रेस को लिए बिगर कोई भी यूनिटी हो नहीं सकती, अपोजिशन यूनिटी। सर, कांग्रेस इज ए पार्टी विच हैज गॉट ऑल इंडिया प्रेजेंस। तो सर, हम लोग सभी लोग साथ में हैं। और सर, ये बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के साइड के जो मीडिया है, वो लोग इस हाइप को ज्यादा कर रहे हैं
कि भाई ये हॉर्स विल लीड द कैर और कैरेज विल लीड इट। तो ये सर इसमें कोई हमें अभी तकलीफ नहीं है सर। जैसे 2024 आएगा हम लोग सभी लोग मिलके एक साथ लड़ेंगे और इट विल बी ए कंबाइंड अपोजिशन एज फार एज पॉसिबल। हमारे सभी लीडरशिप जो है वो कंबाइंड अपोजिशन में मान के, जैसे हम लोग ने महाविकास आघाड़ी यहाँ पर किया है महाराष्ट्र में, वो ही रेप्लिकेट करेंगे हम लोग ऑल ओवर इंडिया पे। तो उसके अंदर की सब बातें शुरू होगी, अभी वो बातें शुरू हुई नहीं है। जैसे जैसे होगा वो हम लोग एक कंबाइंड अपोजिशन बीजेपी के सामने एक कंबाइंड फोर्स करके हम लोग आएंगे उसके अंदर। लेकिन भरत सोनी साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसका अंडरलाइन अर्थ जो है वो ये है कि जैसे वाईएसआर हैं, केसीआर हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग आप ही से निकले हुए हैं। इनकी मां तो कांग्रेस है ना सर? बिल्कुल सर। मातोश्री तो आप हैं। बिल्कुल सर। तो ये आपकी मदद क्यों करेंगे, आप ये बताइए ना, क्योंकि फिर तो इनका वर्चस्व खत्म होता है। क्योंकि सबसे पहले आप तो इनके वोट को टारगेट करेंगे। सीधी बात है सर। सर जी, जैसे फॉर एग्जांपल, पूरी बात सुन लें सर, उसके बाद आप जवाब दें। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक में जेडीएस का जो पूरा वोट था 7% के करीब, वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से आज कांग्रेस 135 सीटें लेकर के आई कर्नाटक में। अब सबको यही डर लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में, बाकी हर जगह पे, इनफैक्ट इवन बिहार में, या फिर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जहां पर मैंने सुना है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जबरदस्त मेहनत चल रही है कांग्रेस की तरफ से, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम रियली एंड ट्रूली डिलाइटेड टू सी द कांग्रेस वर्किंग सो हार्ड। Very frankly, I have not seen you guys work so hard in a long time and so enthusiastically. So, sir, why would they come with you? भरत सोनी साहब। राजीव जी देखिए कि चाहे ममता दीदी हो या अन्य पार्टी हो जो हम लोग से टीआरएस हो या सॉरी वाईएसआर रेड्डी की पार्टी हो, ये सभी लोग, लेकिन सर अभी जब कॉमन इंटरेस्ट आएगा कि ये सारे लोग त्रस्त है बीजेपी के पॉलिसी से, त्रस्त है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, तो हम लोग अभी जो कंसंट्रेट कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, उसमें हम लोग 2024 का नेशनल पोल ध्यान में रख रहे हैं। एंड हम लोग किसी का भी वोट कटिंग नहीं करेंगे या हमारे जो अलायंस पार्टनर है उसको हम लोग खत्म करने में कभी नहीं मानते या उनको नीचा दिखाने में या इनको थोड़ी सी कम सीट मिले, ऐसे नहीं। तो सर वही मैं जो पहले वाले क्वेश्चन में जो बता रहा था कि हम लोग जो अलायंस करेंगे तब ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में आप हमको मदद करिए, विधानसभा में हम आपको मदद करेंगे, तो उस हिसाब से भी बातें हो सकती है। अभी ये सारी बातें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है, तो जैसे जैसे आएगा, अभी आप देखिए सर महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि जितने जो इनके 16 एमपीज है वो 16 एमपीज अभी किसके साथ है, शिंदे जी के साथ है, और यहाँ पर उद्धव जी की शिवसेना को 16 एमपीज चाहिए। तो ये सारा चल रहा है ना सर मामला। तो ये जैसे लोकसभा का पोल नजीक आएगा, ये हम लोग केस टू केस, स्टेट टू स्टेट बेसिस के ऊपर इसको बैठ के, हमारे जो अखिल भारतीय नेता है वो सभी लोग बैठ के इसको सुलझाएंगे और एक कंबाइंड फोर्स के रूप में बीजेपी के सामने आएंगे सर। Wonderful. I hope your leadership also shows the kind of maturity that you are showing. जिस तरीके से आप इतने बैलेंस तरीके से और मैच्योर तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो आपको तो प्रवक्ता के बजाय आपको तो नेता होना चाहिए महाराष्ट्र का, कांग्रेस का। सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? एनीवे दैट्स अप टू योर पार्टी। लेकिन व्हेन इज मिस्टर राहुल गांधी रिटर्निंग सर? कब आ रहे हैं वापस? सर राहुल जी शुड बी रिटर्निंग बाय द वीकेंड। Wonderful. And I believe all of you are very well prepared for preparing for the, sorry Pradeep ji, you are preparing for the Bharat Jodo Yatra Part 2. उसके बहुत तैयारियां चल रही हैं उसकी, मैंने सुना है. Is that correct? Very much, sir. We are very much preparing for the Bharat Jodo 2, and there are a lot of restrictions on that. Age limit उसके अंदर है, और फिजिकल जो फिटनेस है ना वो उसके अंदर है, और 60 इयर्स के ऊपर का उसको वो लोग इस बार लेने वाले नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो टू दैट, और ऐसा सारा बहुत सारी चीजें। तो इसका मतलब देखो आपकी सारी लीडरशिप तो घर बैठ जाएगी, इसका मतलब
सभी तो आपके 60 साल के ऊपर के नेता हैं, 65 साल के, 70 साल के तो नेता सर हैं आपके उनको सारे। उनको अभी जो बात चल रही है, उनको एक स्लॉट देने की बातें चल रही है सर, कि दे विल नॉट वॉक एंटायर थ्रू आउट, नहीं चलेंगे वो लोग एक स्टेज में एक तालुका के अंदर उसको एक छोटा सा पैच दिया जाएगा कि उतना ही चले, और वो बिल्कुल साथ साथ नहीं चलते रहे ऐसे। जैसे देखिए सर, हमारे महाराष्ट्र में जब ये यात्रा थी 16 दिन करीब थी, तो नाना पटोले राइट फ्रॉम द डे वन टिल द टाइम उसको मध्य प्रदेश जब एंटर किया तब तक साथ साथ चलते रहे थे। सो नाना पटोले इज अ फिट पर्सन हु कैन वॉक ऑल थ्रू आउट। ऐसे सब में वो फिटनेस नहीं हो सकती है सर। Right, Pradeep ji, you were saying something. Please go ahead. No, but even if you're going on what he says now, Nana Patoli was jogging along with Rahul Gandhi. Yes. Rahul Gandhi के साथ दौड़ लगा रहा था। Yes, सिद्धरामैया सर बोल रहे कि मैं रिटायर कर रहा हूँ। सिद्धरामैया राहुल गांधी के साथ दौड़ रहा था। Yes. We find that these are charismatic leaders. They are the leaders with total power, जो बोलते हैं ना पावर लोग जो साथ में है, ग्राउंड पे लोग साथ में है, ऐसे लीडर। तो आप इनको आप कॉर्नर एक छोटा सा दे देंगे रोल, तो आपको ही इफेक्ट। बट एनीवे, very subtly the Congress is very working, sir. It is absolutely clear. जो उनका एजेंडा है, 1 to 1, point to point, taking back all those votes that are moved away from the Congress. It is very subtly done. किसी को पता भी नहीं चल रहा, but issues उठा रहे, जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाया मुद्दा, बोले 29% increase in atrocities against Dalit and OBC. Yes. Now देखो सर, इनके एजेंडा में क्लियर कट है। उन्होंने पहले कहा कि महिला, दलित, ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक, जब टोटल ट्रेडिशनल कांग्रेस वोट से जो दूर चला गया था, very subtly they are trying to get it back to them. And let me tell our viewers, one second, Pradeep ji, one second. Let me tell our viewers that the figures that Pradeep ji just quoted, as Mallikarjun Kharge, what Mallikarjun Kharge said about 29% increase in atrocities against Dalits and minorities, these are not Mr. Mallikarjun Kharge's figures. These are the figures of the NCRB, the National Crime Research Bureau, which is a Government of India enterprise. These are not Mr. Kharge's. Exactly. Yes, Pradeep ji, please continue. So what I am saying, we are happy that Congress ultimately is trying to get back the vote share which was originally theirs. Now the point is, when Rahul Gandhi ji's Jodo Yatra starts from the east, if the minorities very subtly 15 to 20% moves on to the Congress, what will happen to Mamata Banerjee? What will happen to various other such leaders where they are banking only on these votes? So it's a big great point, but for a good thing, the way the Congress is highlighting and taking up the issues of all these affected vote share. तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, लेट्स आस्क भरत सोनी साहब कि आखिर में क्या होने वाला है? It will be BJP versus Congress. मतलब it will be a dual party system. प्रदीप जी कैसे है? I have been always talking about there is a research team behind. The Praveen Chakravarti and all, there is a research team behind the entire thing. They are working out every minute details before we go on to the public. हम लोग जब उनके पास जब जाते हैं उसके पहले ये सारा वर्कआउट किया हुआ रहता है। तो ये सारा पहले तो हम लोग एनडीए को क्या नो डेटा गवर्नमेंट बोलते थे, नो डेटा अवेलेबल बोलते थे। अभी ये डेटा मिलने लगा है हमको एनसीईआरटी से डेटा लेके, और उसके हिसाब से हम लोग जो कुछ भी हमारे प्रोग्राम्स जो बना रहे हैं उसके हिसाब से बना रहे सर। और आप आगे देखिए, और जैसे जैसे ये नजीक आएगा सर, वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, और हम लोग फिर से ये जो अभी जो डिरेल्ड सब कुछ है उसको फिर से हम लोग ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे सर। और ये आप और हम लोग सब जन मिलकर देखेंगे कि किस प्रकार से ये देश की जनता फिर से कांग्रेस को ले आती है, फिर से कांग्रेस को जो पहले की पोजीशन थी उस पर रखते हैं। आखिर तो सर वो लोग हमारी देश की जनता वोट करेगी और उनको विश्वास दिलाना है, और हम लोग इस बार पक्का विश्वास दिला रहे हैं। और ये 9 साल जो मैंने कहा ना सर, 9 साल में जनता बेहाल, वो सचमुच अभी जनता को पता चलने लगा है कि ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट की गवर्नमेंट है, सिर्फ देयर इज अ ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर कोई इंटरैक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। इसके कारण प्रदीप जी ये सारा हो रहा है, और हम लोग उसी के लिए सब जन मिलके ये काम कर रहे हैं सर। Bharat Soni Saab, thank you very much for joining us. Great pleasure as always talking to you.
बहुत जबरदस्त, आपका विश्लेषण बहुत जबरदस्त रहता है। और जिस प्रकार आप में उत्साह है कांग्रेस के लिए, ऐसा उत्साह कांग्रेस के प्रवक्ताओं में मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है, अब देखने को मिल रहा है। लिहाजा कांग्रेस सीम्स टू बी ऑन द वे बैक। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू प्रदीप जी, नमस्कार नमस्कार। It's pleasure coming on your show also. नमस्कार, वंदे मातरम सर। Yes. वंदे मातरम। Thank you, sir. Right, and the Congress really is making a comeback, which is fantastic. Sir, which is they are very doing good. fantastic. itne subtly, very slowly, they are slowly getting back their Yes. votes, which was not which was originally theirs. Minority votes, sir, Muslim votes, अगर यहाँ पर totally consolidate होके कांग्रेस के पास जाता है, because they believe that only Congress can defeat Modi, because none of the regional parties on national level can defeat Modi. So if this minority votes, 14 to 20% comes back to the Congress, now we are looking at a huge monumental shift, and that could change the entire way the politics. And But that's exactly Rahul what we've Gandhi's been yatra- discussing, because at the end of the बिल्कुल day, सर। the Congress needs its own voters back. उनके खुद के जो Exactly. वोटर्स हैं, वो अगर कांग्रेस के Yes, पास yes. वापस आ जाते हैं, तो बीजेपी may not suffer, but the regional parties will Yes. be decimated. Where will they go? totally decimated. Yes. Of course, Mamata Banerjee is totally 20%, around 18 to 20% Muslim votes. One-sided उनको पड़ रहा है वहाँ पर. That is a Now, whole if that challenge for shifts to which the we are- Congress, if that Yes. shifts to the Congress gains, but so does the BJP. Exactly. But so does the Yes, BJP. बिल्कुल. Yes, yes. So there will be two parties. जो बोल रहे हैं कि पहले अडवाणी जी सपने देख रहे थे, there will be BJP and there will be Congress and rest will be eliminated. Probably 2024 is probably going towards that. It will be a watershed. It will be a watershed Yeah, election. and new way of politics where all the local regional parties will be eliminated and there will be only two major parties Yes. fighting each other. That's right. So, and it will be good for everybody. It will be good for the Congress, good for the BJP. So now you know who your opponent is, and the Congress knows who their opponent is. So Exactly. and you won't have to plan out for multifarious organizations all over the country, with their own agendas, with their own specific, completely localized agendas, that you have to fight right now. जैसे फॉर एग्जाम्पल TMC हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई वेस्ट बंगाल में, RLD ऑफ लालू जी हो गई बिहार में, समाजवादी पार्टी हो गई आपकी उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से जैसे KCR है, YSR है, अन्य जितनी भी पार्टीज हैं, ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, it will be almost impossible to regain the old vote of the Congress in Tamil Nadu, because I think then you have to go back to the Kamaraj days. That is not likely to come back, because then you're talking about the 60s. That is never going to come back, because DMK, ADMK, I am certain that there is a possibility that the Congress may actually poach on some Anna DMK votes. There is a possibility. I'm not sure. But in Tamil Nadu, it will be very, very difficult. Kerala, of course, you're from Kerala yourself. You know quite well how Kerala works. But they have shown in Karnataka that it is possible. They've shown that. Sir, now we find that the Congress is really working 24/7, 365 days. With Mallikarjun Kharge as its head, with Jairam Ramesh and other team, pushing in, patching in, and making a fantastic team. The way Rahul Gandhi goes out of the country, whether it's London, whether it's UK, whether it's US, and tells something, and you find the whole country there is बहुत सारे activities going on, and the activities may or may not be connected. But there seems to be some connection. When he says minorities are being targeted, something is really happening out here. And suddenly Kolhapur happens. Kolhapur, no, it's difficult to, we are not pinpointing, but observers, There is a pattern. Pradeep ji, there is a seems to pattern. be a pattern. And why should not it be? Why, if the Congress wants to gain power back, and which the vote pattern, the voting, the vote share, which was theirs originally, has to come back to them. The Dalits have to come back to them. The OBCs have to come back to them. The SC/ST has to come back to them. Minorities have to come back to them. Then they have to play their moves very fast, very subtle. So, in your opinion, do you think there might be some truth in what Mr. Devendra Fadnavis was hinting at, and the other BJP spokesperson on this very show have actually said very openly? For example, Lakshman Saji साहब ने बिल्कुल डायरेक्टली बोला कल कि भाई कांग्रेस इसके पीछे है, कोल्हापुर में जो हुआ है, सीधी बात है. Exactly. Now this, the Congress think tank. Sir, if there has to be a change,
the leadership has to be very, very proactive and desperate. Like when we saw Modi after coming in 2014, he is leaving no stone unturned to see that BJP remains in power. Now the Congress as a team is doing it fascinatingly, very, extremely well, in a very well planned manner. Every move which we thought will never happen, the Bharat Jodo Yatra from the first, then Haath se Haath Milo, going to every houses. The campaign, they are getting aggressive, and the party cadres that are already spread across the nation, 20% vote share, it will not take one big swing, will change the fortunes of this party, and they are truly and determinedly working on that. We can see it. I mean, we can see when he speaks somewhere and the whole nation responds in particular manner, we know that they are working very well to lay down parameters in a very well planned manner. Yes, और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि भाई इधर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और हिंदुस्तान में कुछ हो जाता है, कहीं पर भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं और बाकी किसी ना किसी जगह में कुछ हो जाता है. तो लिहाजा कांग्रेस, as Mr. Bharat Soni said, we are moving in a very systematic manner. That's what he said. And everything is being researched. तो इसका मतलब ये हुआ जो आप बोल रहे थे प्रदीप जी कि जो वीर सावरकर के खिलाफ बार बार राहुल गांधी ने बोला है, that seems to have paid dividends in Karnataka. Exactly, sir. मतलब कर्नाटका में आते ही पहले उन्होंने टीपू सुल्तान की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, महाराष्ट्र में आते ही वीर सावरकर की बात करी. तो लिहाजा उसका कुछ फायदा हुआ है कांग्रेस को लाभ हुआ है उससे डेफिनेटली सर इन इलेक्टोरल टर्म्स. जी प्रदीप जी. Definitely what you said right now, Rahul Gandhi, he moves प्यार मोहब्बत की दुकान, बोले कि जब सब जगह उनको एस्टेब्लिश करना है, हर गांव, हर गली, हर शहर उनको करना है एस्टेब्लिश. At the same time, when it comes to Karnataka, Tipu Sultan issue, when it comes to Maharashtra, Veer Savarkar issue, no, this is a pattern and this has benefited them. This has benefited, as you gave the proper calculation, wherever Rahul Gandhi went through in Karnataka, most of the seats have been won by Congress in Karnataka. Out of 30 out of 34, Pradeep ji, 30 out of 34 seats. That's huge. आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लीजिए, राहुल गांधी को पप्पू बुला लीजिए, कुछ भी बुला लीजिए, but you can't dispute the figures. पहले क्या होता था, जहां जहां राहुल गांधी जाते थे वहां पर कांग्रेस की हार होती थी. अभी जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां कांग्रेस की जीत हो रही है. सीधी बात है, मतलब it is right there in front of you. And there's a connection between what he talks and what happens in the states, and the whole backup team जिस प्रकार से काम कर रहा है. You had both Shiv Kumar and Siddaramaiah working fantastic. I mean, they were working, they were glued together, whatever their differences, they listened to the high command and settled among themselves. And the whole Congress, rank and file got together. They were motivated, they had plans, they had, as we were discussing all the time, that you need to have a daily plan. The leader gets activated, the leader leads, and then the organization has a daily 365 days, 24/7 plans for its. There has to be a backup. It is not just enough for Rahul Gandhi to come along and say something and shoot and scoot. What is earlier, that's what the Congress was doing. Rahul Gandhi would say something and that was it. Now, the Congress organization is backing him up with action on the ground. Exactly. Very clear. Bilkul, sir. Ji. Very clear. Down to the lowest level, rank and file, to the booth level, ward level. The Congress totally, jo rank and file activated hai, fully energized hai. They know that, they can sense that something good is going to happen to the Congress in 2024. The general elections, because earlier हमने देखा कि. Which means Mr. K.C. Venugopal is doing a wonderful job. He's actually doing a good job. Bilkul, sir. Yes. They have got a fantastic team. Mallikarjun Kharge, Jairam Ramesh, Venugopal, all the youth coming together. Whatever BJP is doing it, but let me tell you, sir, this seems to be, whenever Rahul Gandhi talks something, the whole nation and international circles में जिस प्रकार से विवाद हो जाता है, talks हो जाता है, everybody is taking positions on that. That is something that never happened earlier, at least during the time when Modi has taken over. Gee. We never saw that. No, now we are seeing that. We are having a delay, Pradeep, in terms of Mr. Atul Shah being connected with us. I have not been informed by our production team so far whether or not he is coming or not. There seems to be some delay with regard to Mr. Atul Shah. I hope we'll have him soon. Somebody has just told me that they're adjusting the frame. I wish you guys could have told me that about 5 minutes ago. I don't know what you're doing. But
I believe we have Mr. Atul Shah. We'll have him very, very shortly with us. But what I'm trying to say is that in actual terms, in terms on the ground, what has happened in Kolhapur is ridiculous, is disgusting. Let's be very clear. मतलब आज की तारीख में किसी शख्स की मौत के 316 साल बाद आज भी मैं हर एक से ये पूछना चाहता हूं, अरे भैया औरंगजेब के तुम पोस्टर लेकर के जा रहे हो, तुम्हारा चाचा मामा ताऊ लगता है क्या लगता है तुम्हारा? लेट्स आस्क मिस्टर अतुल शाह साहब, नमस्कार. Not only that, this is so vicious. Yes. Now ये मतलब व्हाट्सएप के ऊपर भी उनका स्टेटस लगा रहे हैं औरंगजेब और गांव में घूम रहे हैं, क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं? Hang on a minute, अतुल शाह साहब, एक मिनट. आई विश आपको याद होगा 4 साल पहले एक बच्चा था राष्ट्रीय राइफल्स का, उसका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट औरंगजेब, जिसको आतंकवादियों ने, वो अपनी बहन की शादी के लिए आया था, बाहर निकाल करके उसको काट के मार दिया था, निहत्ते को. आई विश दीज फेलोज हैड पुट हिज पिक्चर एज देयर व्हाट्सएप स्टेटस. जो बच्चा हिंदुस्तान के लिए लड़ते लड़ते मरा, उसका नाम भी औरंगजेब था, उसकी शक्ल लगाते ना. ये किसकी शक्ल लगा रहे हो तुम? एक दैत्य की, एक राक्षस की. मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अतुल शाह कैसा साहब राक्षस सर? ये राक्षस कैसा? जी राजीव जी, ये इन्होंने इतने मंदिर तोड़ डाले जी. इन्होंने काशी विश्वनाथ, जो हिंदुओं का सबसे महत्व का तीर्थ, उसको तोड़ के वहां गंगा किनारे ज्ञानवापी मंदिर बनाया. और आज भी ज्ञानवापी मंदिर में वहां लिंग है, वो सिद्ध करना पड़ रहा है. मतलब ये कितना, मतलब और सर और छोड़िए, हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया, काट दिया. उनके साथ जो 3 भाई आए थे, एक को वन वॉज किल्ड इन बॉइलिंग वाटर, वन वॉज शॉट टू डेथ, और एक को आग में जलाया गया. 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के, 2 को आपने दीवार में चिनवा दिया. वो आपका हीरो है? मतलब मेरी समझ के बाहर है सर ये. अतुल शाह साहब बताएं, आप यू आर फ्रॉम द स्टेट, यू टेल अस व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. दिस इज in last 75 years, nothing was told about in the history books. That is the reason they think that everything one should forget. भाई हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया इन्होंने. हिंदुओं की शादी हो, हिंदुओं के मूंजा हो, मुंडन हो, तो वो रिचुअल्स में भी जीजिया टैक्स लगाते थे. और मंदिर और कन्वर्जन तो चालू ही था, जो कन्वर्ट ना करे उसका सर काट दो. और ये तो तेग बहादुर जी का आपने उल्लेख किया जी. सिखों के संत गुरु जी, उनका जिस तरह बर्बरता से, और सबसे बड़ी बात, ये जो महाराष्ट्र के कितने नेता आज वो अपीजमेंट कर रहे हैं. शरद पवार का स्टेटमेंट ही देखिए जी. ये क्या करने निकले. ये कहते हैं कि औरंगाबाद ही बोलूंगा मैं नया नाम संभाजी नगर नहीं बोलूंगा. अरे अभी आज संभाजी नगर नाम हो गया है. ये किसको आप खुश करना चाहते हैं? ये किसका अपीजमेंट है? दिस इज द पॉलिटी. ये अपने वोटों के लिए ये देश को भी बेच रहे हैं. ऐसे नेता जब अपने देश में होंगे तो सचमुच, इसलिए सारी जनता को सतर्क रहना पड़ेगा कि जो औरंगजेब जैसी ये जलाल लोग उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये टूल किट के अंतर्गत कर रहे हैं राजीव जी. ये टूल किट है. ये नहीं तो इतना सिस्टमेटिकली सब अपने स्टेटस पर नाम लगाएं, इतनी जल्दी सब जगह पर पोस्टर निकाले. ये दिल्ली और फडणवीस जी ने कहा है, ये तो बदनाम कर रहे फडणवीस जी को, मगर फडणवीस जी ने कहा है इसके हम रूट तक जाएंगे और जो कल्प्रिट है उसको दे विल बी ब्रॉट टू द बुक. और ये ऐसे नहीं समझे कि इन्होंने ये चला दिया इसलिए. पूरी महाराष्ट्र की जनता आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के साथ है, क्योंकि हिंदुत्व इनके लिए, हमारे लिए ये डुप्लिसिटी नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है. वी आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ हिंदुत्व. दिस इज व्हाट आई हैव टू से राजीव जी. लेकिन अतुल शाह साहब, आप मुझे ये बताएं कि आई होप द इन्वेस्टिगेशन which is taking place right now, I hope it will be an in-depth investigation. I hope the cyber crime department has been involved. I hope they will find out कि ये चेन कहां से शुरू हुई, कहां तक गई, किसके व्हाट्सएप मैसेजेस किसको गए, how emails were used, dark web was used,
कैसे पेमेंट मिली लोगों को, और कैसे right. कैसे औरंगजेब की तस्वीरों को कहां से डाउनलोड किया गया, और उसके बाद कौन सी प्रेस में उसके पोस्टर छापे गए। सर बिल्कुल सही। ये ऐसे नहीं लोगों के हाथ में आ जाते पोस्टर, छापने पड़ते हैं ना, और फिर देने बिल्कुल पड़ते सही हैं। है। सो हु इज बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल? सही। आई वुड लव टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। अतुल शाह सर, Definitely, it will be thoroughly investigated. It has been initiated by the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. Yesterday only he announced कि ये जो औलादे हैं औरंगजेब की, उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये to कहां use से this सर term- आपके मुताबिक, अतुल शाह साहब आपसे पूछता हूं हाँ। मैं, यू बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर इयर्स, आई डोंट इवन नो मैन, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। Yes, yes. सर हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपेंड? ये कहां से, मतलब कैसे हो गया ये, जरा बताएं कि मतलब हाउ, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ औरंगजेब टुडे, कि आज की तारीख में आप औरंगजेब के पोस्टर लेकर के जा रहे हैं? अतुल शाह सर, नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, it is a very calculated design. After the Karnataka elections, they feel the appeasement of Muslim is very easy now in Maharashtra, so they want to use it that way. But the real cause will come to know, and the whole state of Maharashtra will be looking at this. This BJP believes in appeasement of none, justice to all. यस जो मोदी जी ने 9 साल में कोई दंगे नहीं हुए, देवेंद्र फडणवीस जी के 5 साल में कोई दंगे नहीं हुए। ये तो सिस्टमेटिकली दंगा कराया गया, और बदनाम दूसरे को करना, खुद करने का और दूसरे को बदनाम करना। अब लोग इतने मूर्ख नहीं रहे हैं, सबको सब कुछ पता है कि ये वोटों के लिए ये दंगे करवाए गए। मगर मोदी साहब ने तो ये कितना भी करते रहे हैं, मगर मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ही किया है। आज इतने शौचालय हुए देश में, लगभग 32 करोड़, वो कोई देखा नहीं गया कि ये मुस्लिम का है कि हिंदू को दिया है, सबको मिला। वहां पर किसानों को 6-6 हजार रुपया, कौन किसान मुस्लिम है हिंदू है वो नहीं देखा गया। सबका साथ, सबका विकास, जेन्युइनली जो काम किया है वो मोदी सरकार ने किया है, और 5 साल देवेंद्र जी की सरकार ने ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और मुस्लिम भी आप समझ गए हैं, ये तो थोड़ा सा वहां पर मिसगाइड कर रहे हैं, बट देयर आर मुस्लिम्स आल्सो, दे आर फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ द बीजेपी। और ये इनको लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करके हम वोट बटोर लेंगे। वो आपने बटोर लिए कर्नाटक में वो, बट यार महाराष्ट्र में ये और देश में होने वाला नहीं है 2024 में। अतुल जी देयर इज अ पैटर्न। आप देखो कि राहुल गांधी यूके में जाता है, तो वहां से वो 4-5 चीज बोलते हैं कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड एंड द ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। वहां से इफ यू सी द पैटर्न चल गया कि मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड in the country, minorities are being targeted in the country, and you saw the Karnataka। एक जो हम लोग बजाज साहब से चर्चा कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे इमीडिएटली बैकअप जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बोले कि आप कहते हैं 9 साल बेमिसाल। उस मल्लिकार्जुन खड़गे रिपोर्ट निकालता है कि महिला, दलित, ओबीसी, SC ST और अल्पसंख्यक के खिलाफ जो 29% इंक्रीज, तो एक पैटर्न चल रहा है। देयर इज अ पैटर्न। कांग्रेस इज वेटिंग टू रिगेन इट्स ओल्ड वोट्स। डोंट यू थिंक दैट जो पुराने उनके It is already doing it। ये मैंने कहा ना, ये टूल किट है, सारी चीज सीक्वेंस में फॉलो हो रही है। अमेरिका में मोदी जी जाने वाले थे, इसलिए दे स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका, देश को बदनाम करना, डेमोक्रेसी के विरोध में स्टेटमेंट करना, ये महाराष्ट्र में होना, औरंगाबाद में होना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एंड दिस कॉन्स्पिरेसी विल बी प्रूव्ड सूनर और लेटर। but Atul Shah Sahab, there is a bit of a pattern here. What Pradeep ji said just now and what you mentioned. Mr. Modi is invited to go to the United States of America, और वहां पर by the way जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं, और डिफेंस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन होती है, why is it that whatever why is it that they are saying exactly what Mr. Rahul Gandhi is saying? The journalists, I mean, and who are these journalists? They are all from Pakistan. Pakistani journalists are asking exactly the same questions that Mr. Rahul Gandhi is asking.
don't you True. think there's a bit of a pattern here? I'd like Yeah. to know. Not only that, the invitee, those who had invited Rahul Gandhi in London, in America, Yes. in that hall you saw, and in the card, look at the names. Who are the names? You can just easily come to know the names. I don't want to take those names, but the whole world knows who had invited Rahul Gandhi. And the hall was empty. There were hardly any. In the first meeting, the hall was empty. But when you don't have commitment, this has to happen. This is totally a media design, ulterior motive. And now Mr. Modi ji is going on the 22nd. Let's see what he is going to do. He will have a crowd more than the last time. It will be a record presence there, because you can fool people once in that small hall in USA, but you will not be able to fool the people all the time. Rahul Gandhi is totally exposed, and his designer, that Mr. Petroda with that beard, who has been leading in all these things. But look at the 22nd June is, I think, that grand event with the diaspora of India will be there, and there they will have a big reply. Wonderful. Pradeep ji. Atulji, MVA in Maharashtra, the vote share is a problem for the BJP. Because आज के तारीख में आप naturally उनको vote share गिनेंगे 17% NCP, 16% Congress, and उद्धव ठाकरे जी 16% combined शिवसेना. तो और प्रकाश अंबेडकर जुड़ गए तो it goes more than 50%. Now we are not denying that, but BJP says that Hindutva, Uddhav Sena coming to secularism, Hindutva is all, and all the votes will come back. So it's a challenge before you. How are you going to do it? Because if Maharashtra's votes are going back to Uddhav Sena, you have to understand the chemistry and mathematics of the elections. You know, when BJP contested, Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi had come together. What was the result? You had the same people were discussing that this percentage of Congress and this percentage of Akhilesh put together will defeat BJP. Not only that, even with Mayawati, they went together. Mayawati, Dalits and Yadavs and Muslims, they will come together and they will be able to form the government. That is arithmetic. But here, the chemistry is involved. And the chemistry is Hindutva. The chemistry is the development work taken up by Mr. Narendra Modi. The development and visionary Chief Minister Mr. Eknath Sanjay and FADNAVIS. They will get the support. Let them do their arithmetic, but we are not worried. We are committed to the development of people. We are committed for the progress of Maharashtra, and this is how we take it. And we are not scared about their coming together. On the contrary, every now and then you must have heard, yes, I read in today's newspaper, the 4 in charge of the SENA Bhavan have joined the Shinde group today. So Yes. where is the party? So this is what has been happening. You look as the election approaches, more and more people will join the BJP and the Shiv Sena, from all the parties, from NCP or Congress and the erstwhile Sena of Uddhavji Balasaheb Thackeray. लेकिन अब अतुल शाह साहब, to come back to the subject that we started with, छोटी सी बात है, आपको लगता है क्या कि औरंगजेब का मसला लेकर के कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल जाएगा? मतलब क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो औरंगजेब के नाम पे मतलब किसी को वोट देगा? औरंगजेब वही शख्स है ना जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया, जिसने अपनी बहन को लाल किले की दीवारों से ऊपर से उठा करके नीचे फेंक दिया. ये वही शख्स है. मतलब जो आज तक अपने परिवार का नहीं हो पाया, उसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग, सर. राइट. तो आपको लगता है कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट देगा? नहीं, ये टूल किट करके दिखाए इन्होंने सीएए बिल में. कुछ हुआ? इन्होंने फार्मर एजिटेशन में भी सारी बातें की. अभी रेस्टलेस की आंदोलन हुआ, उसमें भी इन लोग को लगा कि गवर्नमेंट को चेकअप कर देंगे. और अभी ये औरंगजेब वाला लिया है. Let them design. The designs are demolished by the true citizens of our country, maybe Hindus or Muslims. They've understood the game of Congress, the opposition, what they're trying to do, destabilize the country.
but this will be demolished by them, and we'll sooner look in Maharashtra as well as the 2024 elections. Mr. Modi will get more seats than last time also. This is what my 42 years experience in politics says. And this is how it has happened. And So how many seats, Atul Shah Sahab? Kitni I seats? will say, to me, if you ask me, Rajiv ji, I am saying BJP will get on its own not less than 350. Last time 350 we had plus. got 300. Wow, we've been saying that too. 350 plus. Yes. We've You been make a saying note that of. too. Sir, we've been Yes. saying that too. Oh, excellent. So gentlemen think alike, Rajiv. All right. So, and Pradeep ji, the gentleman that he was talking about, I think was, who has invited Rahul Gandhi, are you talking about Frank Islam? Is that the gentleman you're talking about? I think we've lost him. I think we've lost Mr. Atul Shah. Frank Islam is he's an IT entrepreneur, investor and big time guy. He's from Azamgarh, and he knows just about every American president on first name terms and stuff like that. Do we have Mr. Atul Shah with us? Yeah, I'm back. All right. Atul Shah Sahab. Atul Shah Sahab. So why can't I see him? Why can't I see Mr. Atul Shah? I can see Mr. Modi, but I can't see Mr. Atul Shah. Can we have him on the screen, please? Right, there we are. Ji, Atul Shah Sahab, were you talking about Frank Islam? Is that the guy you were talking about who has invited Rahul Gandhi to America? Is that the one? Yeah, certainly, because when I saw the names of the invitation card, it was all Muslims. Yes. So how can this happen? And they say, so it's all the design of Sam Petroda has come into contact with these fellows, and they invited him. Ji. He's an IT entrepreneur. He's from Azamgarh. Anyway, that Frank Islam. Yeah. He's supposed to be a friend of Joe Biden's. Joe Biden. Yes. Pradeep ji, you were about to ask something. Go ahead. Yeah. 9 saal, baby saal. 9 saal, baby saal. Aapka report card is unbeatable. Right from surgical strike, 370, Ram Mandir, it's unbeatable. And providing food for the poor and downtrodden, Sauchalay, nurses, Har Ghar. Pradeep, don't forget the COVID times also. The indigenous vaccination made by us. Yes. That was the biggest thing. Congress also send you 9 sawal, sir. Atul ji, अर्थव्यवस्था बेहाल, कृषि किसान डबल इनकम बोले थे नहीं मिला, भ्रष्टाचार मित्रवाद, चाइना के खिलाफ राष्ट्र सुरक्षा खतरे में, सामाजिक सद्भाव जिन्होंने कहा कि महिला दलित SC ST OBC अल्पसंख्यक खतरे में, लोकतांत्रिक संस्था ऑपोजिशन बिंग टारगेट. तो सर आपने जितने भी डेवलपमेंट काम किए, कांग्रेस उनका विरोध करते करते उनके कुछ प्रोजेक्शंस दिए. तो हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई टू द पीपल, अतुल सर? The people know everything because every day the koi developmental activities of India is before the people. Right from the road development to satellite development, for the progress of farmers to the agriculturists, industrialists, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी led government has not given vision to the country. We have developed in 9 years. Today we are the 5th economy in the whole world. And other day, just 4 days ago, the results of the GDP has also come. We are the fastest developing countries in the whole world today. Yes. And we are going higher and higher. And this is just because of... And can you believe the Russian oil is exported by India? Yes. Only Mr. Modi can do this. Another thing, during the war of Ukraine and Russia, it is only Mr. Modi who could do a ceasefire in war to get the Indian citizens into India. Which Prime Minister of any other head of the nation in the whole world has been able to do this, to sincerely work for the citizens of its country overseas? Mr. Modi has done some extraordinary work. He can meet Zelensky also, and he can meet Putin also. And he has said categorically, war is not an answer, and he could tell to both of them. This leader is one of the topmost leader of the world, and people have also believed it. So in 2024, people want to give again the power to Mr. Modi for the development of the country. Right. So according to Mr. Atul Shah,
the BJP will get 350 plus on its own. That's what we have been saying. 350 plus is very achievable, unless something different happens, of course. I don't know anything about that. लेकिन चलते चलते सर ये बताएं कि असल में ये साजिश है क्या? ये I still can't wrap my head around this, that in Maharashtra, here in the 21st century, आज की तारीख में 2023 में, मतलब कोल्हापुर जैसे शहर में सर आप you know कोल्हापुर, I mean it is one of the most peaceful cities in the world. How can something like this happen? That is the reason they chose that they want to hidingly, that design they could perform, and they did it. So, but this is very sad, this is very disheartening, and this is, but the culprits will be brought to book, is assured by the सर वहीं पर अगर कोल्हापुर जैसी आप लैंड करते हैं, वो जो फ्लाईओवर है वहाँ पे, उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे सामने बाबू जमाल की दरगाह है सर, और बाबू जमाल की जो दरगाह है उसके ऊपर गणपति की मूर्ति है. मतलब मेरा ये कहना है वो कोल्हापुर है, उसके साथ में 5 मिनट की दूरी पे महालक्ष्मी मंदिर है. ये क्या है? मतलब वेरी फ्रैंकली somebody really perverted would have thought of this. Why would you risk the lives of people to do this only for political gain? Atul Shah sir, have we lost Mr. Atul Shah? I think his frame is frozen. Have we lost him? Atul Shah sir, I think we seem to have lost him a little bit. I think he should be back. He should be back, but I tell you what, Pradeep, he does have a point over there in terms of the fact that why are we doing this? I mean, Kolhapur was a very, very, entirely very peaceful city. Why would anybody do this over there? Sir, I don't blame the Congress. Let me be very frank with you. No, we're not blaming anybody. See, it is their work to get their lost votes. I mean, they will do anything for it in a very subtle way. We can't blame anybody because until the investigation takes place and things are. But we are working on something. We are watching things happen, and we find that consolidation of Congress lost votes is taking in a very, very organized manner. Right. And I think we've got Mr. Shah back. Let's ask him the final question. Atul Shah साहब. अतुल शाह साहब आप ये बताएं कि इस किस्म की चीज कौन शख्स करेगा? You'll have to be a pervert to do something like that. वो भी महाराष्ट्र में 21वीं सदी में सर. सर यही चौंकाने वाली चीज है और इसके पीछे जाना पड़ेगा जी. और मैं तो कहता हूं ये CAA, ये ब्रेस्टलेस का, और ये भी फोटो लगाना, स्टेटस में रखना, फोटो घुमाना, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, पूरे हिंदुस्तान का ये षड्यंत्र है. ये महाराष्ट्र में अभी आगे इलेक्शन आने वाला है, कॉर्पोरेशन और I think we are losing his network. There's a bit of a network issue in the area where Mr. Atul Shah is. Right, I think we'll have to say goodbye to Mr. Atul Shah and thank you so much, sir, for having joined us, because there is a network issue right now where Mr. Atul Shah is right now. But what he said does make sense, Pradeep ji. It makes a lot of sense. Come to think of it. Yes. Bilkul, sir. Right. But the only we need to understand, sir. Yeah, please go ahead. Actually, I needed to ask him also what does he feel of the opposition unity? The opposition unity. He did say that. वो तो आपने पूछा, उन्होंने बोला तो सही. I actually. तो उनका भाई 1+1 हमेशा 2 नहीं होता है. इन्होंने समाजवादी पार्टी और क्या है ये अपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी इकट्ठे आए, फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती भी इकट्ठे आए, फिर भी यूपी में कुछ हो नहीं पाया. But then Maharashtra is not UP. सीधी बात है. Maharashtra is not UP. No, for the general elections, actually the people need to know that who's going to lead the opposition. Yes. That's a very, because we got all ambitious people. We got Arvind Kejriwal, we got Nitish, we got Sharad Pawar ji, we got Mamata Banerjee. We got ambitious leaders, and it's good to have ambitious leaders in the country. So it shows the vibrance of our democracy. But do they really need anyone? Do you think the Congress or anybody else will have the courage actually to say, we are going to lead the opposition? At this time, I doubt it. I doubt it. But they're doing a very subtle consolidation across the nation. Pan India doing wonderfully. They are taking up issues specifically targeting one section of the societies which were earlier
they are voters and now not their voters, and they're bringing them back to them, and they understand that these are our genuine voters, and they're very, very well organized manner working towards it. But So thank God it's only for actually one a thing. challenge. I would say thank God only for one thing. The Congress is not trying to be the BJP. You know, earlier, if you remember, Rahul Gandhi ji decided to wear a Janeu, decided to wear all the, decided to go to all the temples, etc. He was trying to be, BJP, version 2 or a downgraded version of the BJP. You can't do that. The Congress has to maintain its own identity. As long as they maintain their own identity, they'll be fine. You can't do that. Gee. This UK visit and now the US visit of Rahul Gandhi, the Jodo Yatra, they are all working to a fantastic and they've plan rattled the that they've devised for BJP. future. They've rattled the BJP. Exactly. Right. And now we've got Mr. Sanjay Tatkare with us. Sanjay Tatkare sahab, namaskar. Namaskar ji. Namaskar sir, how are you? How are you sir? I'm good. Wonderful to see you. Wonderful to see you looking so relaxed and nice and wearing this absolutely lovely check shirt. I think you love checks. Really, truly wonderful. So, sir, what do you think happened in Kolhapur? Suddenly, out of the blue, you had AURANGZEB posters everywhere and people coming out, and I believe a few right-wing organizations also taking to the road because of somebody's WhatsApp status. What do you think happened, Sanjay Tatkare sir? Bajaj sahab, we were already anticipating it. Okay. In your show, I always said that BJP will go back to its default position. If you said that, yes. You said that thrice. You said it thrice, yes. Exactly. So that default position is Hindu-Muslim polarization. And after the series of surveys which various media houses were putting out, yes, where BJP has been shown as struggling between 30 and 35%. So this we were anticipating it, and I think we were kind of prepared for this kind of action by BJP. It was a matter of when and not why. But do you think they'll succeed? I mean, do you think anybody is going to buy this time? See, Maharashtra, they had a limited takers for all this polarization issue, because Maharashtra is different than what the cow belt is. Maharashtra, we had a very strong social and cultural movement, and then we have a different kind of political and cultural and social framework in Maharashtra, where we believe in ideologies of Shahu, Phule and Ambedkar. And we always talk about Dalits, we always talk about OBCs, and we talk about the poor people. So this Brahmin supremacy and Hindu supremacy has limited takers as far as Maharashtra is concerned, and we have seen this time and again. The only time when they succeeded was backdrop of 93 riots in Mumbai. So they had limited success. There also they couldn't come to power on their own. So Maharashtra is different than typical cow belt states like UP or Madhya Pradesh or other states. So that way, I think in Maharashtra, though it may sound that something is happening in Kolhapur, something is happening in Nagar, something is happening in some other city, but I am sure this will be taken care of by people themselves. I don't believe that the state government or the RSS and the police machinery, which is being controlled by BJP, is going to do anything. But the social groups and people at large in these cities will see to it that normalcy returns. Right, but the only thing is, let me play devil's advocate over here, Tatkare sahab. Is there something really provocative about talking about Aurangzeb or changing your status, WhatsApp status to Aurangzeb? Really want to know. What is your opinion? Absolutely not. But see, this is what BJP is good at doing. So we have to accept it. So people can talk about Aurangzeb, but then the manner in which it was being talked, and then
he was glorified in a way in that Yes. procession, Yes. which I believe could have been avoided. Yes. And this clear-cut provocation from both sides. As far as MIM is concerned, the kind of statements MIM leaders have been given, even they are provocative. So we have seen in the past in Maharashtra, MIM is we strongly feel MIM is B team of BJP, and they have helped them time and again. And because they failed in Karnataka, now they're giving them, in your opinion, some leeway over here in Maharashtra, you think? Absolutely. See, we have been, again, let me again say, we have been anticipating it. We knew this would happen, but we thought it would be closer to general elections. But probably they feel that general elections should be held somewhere in October. So probably that is why these all games have started sooner. Oh, in your opinion, we are looking at general elections now, this year, 2023, not 2024? Is that what I you're saying? think so, because the kind of polarization and Hindu-Muslim divide they are trying to raise, I think, because see, what happens is this kind of campaigns, you can't prolong it for a year. Yes. You can play with people's sentiment for maximum 2 or 3 months. So they have this window, and probably they have decided to take this window of Hindu-Muslim polarization and Aurangzeb and Tipu Sultan and whatnot. See, so if they have started now, that means the elections they will probably Around the declare corner. somewhere. Yeah. Right. So Tadkar Sahab, if you see, the BJP says that the Congress is playing to a game plan. Rahul Gandhi goes to UK and tells that minorities under threat, democracy in threat, opposition is being targeted, judiciary being intimidated. Now, they win Karnataka. There's a consolidation of Muslim votes like happened in Karnataka. Entire Muslim votes went to Congress. Now they are gone to the US, and he talks the same things, that minorities under threat, Muslims under threat, and you have a pattern of things happening here. And Mallikarjun Kharge, backup talks about crimes against OBCs, crimes against Dalits, crimes against SC/ST, Alpasankyak, 29% increase. He gives the figures, that the government figures, that ever since Modi has come, these sections of the society have been targeted. And he gives you the proof. Don't you think, sir, Tadkar sir, do you believe the BJP propaganda that this Congress game plan is working, consolidation of Muslim votes? See, when BJP talks about Congress or the opposition trying to consolidate Muslim votes, they have done it themselves. BJP leaders are on record saying that we don't want any Muslim votes. yes. There were so many BJP leaders giving these statements. Not a single Muslim candidate is fielded anywhere in Lok Sabha. There is no single Muslim minister in Modi's cabinet today. Mukhtar Abbas Naqvi was probably go down in history as last Muslim minister in BJP's cabinet. So they themselves say that we don't want Muslim votes. They try to alienate Muslim as a community. And then if the Muslim community decides to either go with Akhilesh in UP or go with Congress in Karnataka or go with MVA in Maharashtra or go with Mahagathbandhan in Bihar, then they are not to be blamed. This is all creation of BJP. BJP has created all this. Who has created Hindu-Muslim divide? At least when Vajpayee ji was Prime Minister, there was a token gesture where Muslim MLAs used to be there, Muslim MPs used to be there, either from from MLC quota or Rajya Sabha quota. But today they have even stopped all that. So they're quite confident, and have been for some time, that the Hindu vote is enough to get them through every election. They've found that is not so in Karnataka. Bajaj Sahab, that is true where they cross 50% Yes. of vote share. What they could achieve in
Gujarat, what they could achieve in Uttar Pradesh, what they could achieve in Uttarakhand. But Himachal, what happened? Yes. What happened in Karnataka? So they're struggling to cross even 35%. So clearly, their polarization is not working. That they want to, get lion's share of 80% by polarizing. It's not happening. They're clearly failing, and not all Hindus are followers of BJP, followers of Godse. Majority of Hindus, I am still confident, are secular Hindus. Yes, absolutely. Now, as Mr. Thakkar Pawar sir. said, now hang on a minute, as both Mr. Ajit Pawar and Mr. Sharad Pawar said very, very clearly just now, that please control this, because elections are around the corner. That's number one. Number two, this does not augur well for the state. And number three, very clearly, intelligence failed. Irrespective of whatever Mr. Devendra Fadnavis might say. Of course, he said AURANGZEB ki aulad hain. And as far as BJP spokespersons are concerned, they're very clearly blaming the Congress. यहाँ पर आकर भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद इनको लगा कि मुस्लिम वोट इनको चाहिए, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये किया है, यानी एंड दे हैव नेम्ड द कांग्रेस, कि कांग्रेस ने किया है. टटकरे साहब. नहीं, कांग्रेस, सी प्रॉब्लम इस देश का यही है कि देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है. जी. मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में कांग्रेस है क्या? मणिपुर में कांग्रेस तो पावर में नहीं है. मणिपुर में बीजेपी पावर में है और बीजेपी का अलायंस पार्टनर पावर में है. फिर भी मणिपुर क्यों चल रहा है? तो ये सवाल पूछने होंगे. महाराष्ट्र में सत्ता में कौन है? बीजेपी है. गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है. देवेंद्र फडणवीस जी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. यही उन्होंने जब भीमा कोरेगांव का मसला जब हुआ, जब जो राइट्स जो हुए थे, जो कराए गए थे जी, तो तभी भी देवेंद्र फडणवीस जी थे ना फोरफ्रंट पे. उन्होंने ही कहा कि ये साजिश है, इसके पीछे फलाना लोग हैं, अर्बन नक्सल्स हैं. तो ये तो गेम प्लान बीजेपी का है ना, कि जहां पे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा या जहां पे उनको जानबूझ के चीजें इस तरह करनी है, भड़काऊ भाषण देने हैं, वहां पे क्या है? वहीं पे सब जगह पे ऑपोजिशन या कांग्रेस को ब्लेम किया जा रहा है. आप अगर पूरा 2014 से आप अगर देखें तो यही दिखाई देगा कि बीजेपी ही है जो सत्ता में है, बीजेपी ही टेंशन क्रिएट करती है और बीजेपी ही ऑपोजिशन को ब्लेम करती है. दिस इज अ वेरी ओल्ड पैटर्न एक्चुअली. अगर आप देखें 2013-2014 के बाद, स्पेशली 2014 के बाद, and this is the first time I've seen it, by the way. I've been a journalist for 42 years. I started my career way back in 1981. I was a reporter with Patriot in Delhi. But from 1981 till today, this is the first time I have seen that even the media questions the opposition on the acts of the government. I have never seen such a thing before. Absolutely. This is a new world. I completely agree, Bajaj sir. So what do we do? I mean, I don't understand. Where does this thinking come from? See, Bajaj sir, there is something interesting happening, and there is something interesting happened in Karnataka. Yes. Now the opposition is directly going to the voter. They are directly appealing to the public. And Bharat Jodo Yatra was one such catalyst where the opposition party, which is the Congress mainly, and then all other parties who are alliance with the Congress, they supported. Even NCP supported Bharat Jodo Yatra when it passed through Maharashtra. Supriya Tai was there, Jayant Patil ji was there. So what I'm saying is, even opposition has learned to bypass the Godi media, you can say. Yes. So now the opposition is directly appealing to the voter. The opposition is directly talking about the issues, the real issues, which are people's issues. And the mainstream media is kind of become a tinder box where it's a hollow box where they keep debating and then they
they shout and they scream and they listen to themselves. If you see the online reach, Yes. now some debates I have seen as much as 15 lakhs and 17 lakhs and 10 lakhs within a day. So people are watching online more Yes. and mainstream media less. Yes. In any event, the mainstream media has made itself irrelevant. Let's be very clear. Absolutely, 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 absolutely. Even in Dangar Karnataka, sir, I want to know, as a political observer, you've been observing the minority, especially the Muslim votes, just Prakar say, going towards the Congress, and the Congress is, expanding its base where the original voters were concerned, the Muslims, the Dalits, the OBC, the SC, ST. Do you find that this particular move in which they are moving, and Rahul Gandhi's more and more aggressive approach about yatras and all, will this increase of vote share of Congress will ultimately marginalize the regional parties? How do you see that? Is it going to be a inversely proportional ratio, or how are you going to face it in 2024 general elections, sir? No, see, I have been saying this. Congress is probably already at about 22 to 25% of popular vote, all pan India. So it can only go up from this. And whatever Congress is going to pick up is at the behest of BJP. So Congress will do well. Today it is standing somewhere 25-26%. That is what I feel. And 25-26% means Congress is safely crossed about 110 seats. I'm talking about Lok Sabha seats. yeah. So that is where Congress is standing. That means inversely, BJP is somewhere around 210 to 220 seats. Because as many as 260 odd seats, Congress is fighting BJP directly, one on one. And the margins of victory, even in the earlier election, if you remember in 2019, in some seats were pretty small. They were not very big. So, yeah, so there is a possibility that the Congress might gain. Yes, please go ahead. Second observation I want to make. Now, Nambiar Saab talked about Muslim gravitating towards Congress. Yes. Now, if you see, it's a 10 to 15 year cycle where the Muslim voter, the minority vote, it stays with Congress for 2 terms. Then it's again deviates probably towards smaller parties or regional parties, and again it comes back to the Congress. Now we have seen this happening in probably in the 70s, in the 80s, in 84, at the backdrop of Indiraji's assassination. The minority vote completely came back to Rajiv Gandhi, and Rajiv Gandhi won that mandate. 426. Yes. 5 years down the line, again it went back to Janata Dal. So it went away from the Congress and it stayed there for about 10 years, till say about 1999. And 1999, some of the minority votes again started coming back to Congress. Then in 2004, when Atal Bihari ji lost, it again came back to Congress. 2009, it stayed with the Congress. 2014, again it went back to the Congress. And I think 2024 is the time when minority vote is again drifting towards the Congress. So it's a cycle. And we have seen this cycle at least in my political career at least 3 times happening. And this might happen the 4th time again. Right. So in effect, what you're really saying is that there is a possibility that the Congress might do really well this time. Even right now, for example, as compared to where they were in 2019, the Congress is perhaps at about 24 to 26%. If they are, according to your calculation, they would win about 110 odd seats. Possibility. But if it goes slightly beyond that, if it touches say 28%. No. I'm saying today, yes, with limited alliance partners. Yes. Like NCP, like RJD, like DMK, it is standing at 110. If Congress does a smart thing and stitches up all parties together and gets into a grand Mahagathbandhan kind of a situation, pan India,
then 150 is not unthinkable, which they have done, in 2009. I think 2009 they had gone as high as around 167 or 170 odd seats. Yes. So in effect, what you're really saying is that the Congress is on a path of resurgence, and therefore so are the rest of the parties, effectively. No, and then there is a second interesting thing which is going to happen is there is some news coming in that Bharat Jodo Yatra 2 is going to happen. Yes. From somewhere from Porbandar to Arunachal Pradesh. The other way around, from Arunachal Pradesh to Porbandar. Yeah, so Yes. from Arunachal Pradesh, so it will cover all the northeast, then Yes. probably Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and then down to Gujarat and stuff. Yes. So, interesting times. From And 2nd of probably- October. Oh, yeah. Dargah sir, but do you know that BJP tries to, Pawar Sahab is a biggest cementing factor actually when Congress is concerned right now. But here you got, as Arvind Kejriwal, Nitish Kumar, Mamata Banerjee case, you got a lot of people who are very ambitious. Now, how are you going to control? Even today, Arvind Kejriwal was accused in Congress that you are copy-pasting our policies, you're copy-pasting our agendas and making it your own agenda. They say Arvind Kejriwal. So how do you see Pawar Sahab and all these leaders trying to... The biggest challenge because BJP, tell us who's your leader, tell us who's going to lead you. I mean, that is, what do you see, Tadkare Sahab, as a very astute political... No, as far as Arvind Kejriwal is concerned, let me be very honest. He has a limited appeal in urban areas, and probably in Punjab because there was a different situation. Political situation was very, very volatile with Captain Amrinder Singh leaving Congress and Navjot Singh Sidhu playing a very aggressive role. So there where Congress lost till about 3 months to election. It was a given election for Congress, but the infighting, Arvind Kejriwal got a chance, and then he built up on it, and he won the state for Aam Aadmi Party. My issue is when Arvind Kejriwal says that they are copying my policies and they are dishing out for poor people and all that stuff. Let me remind Arvind Kejriwal that all these policies which he was talking or which he is talking were implemented by successive opposition governments and successive Congress governments. In Maharashtra, for instance, Manrega we had in 1984, Swachh Bharat Abhiyan, what Modi ji calls, we had in 1980s again. So under successive chief ministers in Maharashtra, we had all these schemes. We had food grain, free food grain issues. We had farmers loan waiver. So all these schemes were spearheaded by Sharad Pawar Sahab and then subsequent chief ministers in Maharashtra. So be it SENA chief ministers or NCP chief minister, NCP never had a chief minister in Maharashtra, but Congress chief ministers. So it's not that nobody has done it. If you go down south, what is the Dravidian politics about? Dravidian politics about welfare politics. DMK does it, AIDMK does it. So Arvind Kejriwal is NTR not the did first. it. Even NTR did Yeah, it. NTR did it. So Yes. or Chandrababu did it. Yes. So he and KCR is doing it in Yes. Telangana. So Arvind Kejriwal is not the only one and the first one to do all this. So anyway, he wants to drum his own this beat. So be it. So finally, in terms of Kolhapur and whatever tension took place in the other districts, do you think now the fires have died down? Do you think the situation is back into normal, or do you think it might flare up again? Just your See, personal opinion. Bajaj Sahab, you and Ambir Sahab have been watching Maharashtra closely. You are from Maharashtra, you are from Mumbai. Yes. So this is a very different state. Something like Manipur will never happen in Maharashtra. We have very strong leadership across board. Apart from BJP, all other parties have very strong leaders who have mass appeal. They can appeal to people directly. They can appeal to people. 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 They can
The cadres are very strong. There is that right-wing Hindutva appeal. What right-wing Hindutva appeal has in the cow belt, that kind of appeal is not there in Maharashtra. So my take is there will be certain incidences which will be sponsored by some political party, but they can't carry it out, because if you see in height of 92 riots, it died down in about 3-4 days and people were back to work. Yes. Sharad Pawar Sahab did one press conference in Mumbai and everything was normal, back to normal in a week's time. So Yes. this is what Maharashtra is. So I'm pretty sure that something like Manipur or something like other Muzaffarpur, what happened in UP, Yes. will never happen in Maharashtra, and we will not let this happen. Thank God for that. Really and truly, thank God for that. Sanjay Tatkare Saab, thank you very much for talking to us. It's always been a great pleasure listening to your analysis of the political situation nationally as well as in the state. Thank you so much, sir. Great pleasure. Such a pleasure. Thank you. Namaskar. Thank you, Nambia sir. Thank you, Bajaj sir. Thank you so much. Namaskar. Thank you Vande so Mataram, much. sir. Thank you very much. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. That was Mr. Sanjay Tatkare, as usual, very analytical, very objective, very well balanced. And this is exactly what we've been talking about, Pradeepji, that as far as the Congress is concerned, if it goes up to 26%, very easily they'll get over 100 seats. And now it all depends upon where they grab those seats from. The next 50, where will they grab them from? Will they grab them from the regional parties or will they grab them from the BJP? Mr. Tatkare thinks they will get them from the BJP. But let's see what happens. Let us Exactly, sir. But very interesting times ahead. We do have a few comments that we have to read. We will read, but in the meantime, आपको अगर हमारा शो कैसा लगा, क्या लगा, ज़रूर भेजें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें. I would like to hear what all of you are saying. But try and keep them polite if possible. And even if you don't want to keep them polite, doesn't matter. I'll read them anyway. Let's take a look at what the comments are. Can we have them on, please? This is about Lakshman Saji Saab. I think Lakshman Saji was there. There's somebody called Keep Walking said, hopeless. Wa Swajila Galit Kuni Vivarat Nai. Ask him to contest elections. That's what he says. This is for the first time that somebody has attacked Mr. Lakshman Saji. It never happened before. Ji, chaliye saab, aage chaliye. Suresh Chandra Rajan ji, we share little credit. This is Santosh Kurian. For Modi, harassment made Mr. Gandhi strong. BJP must understand still a large number of people love the Congress, which is, by the way, not untrue at all. I agree with you there, Mr. Kurian. You're quite right. I agree with you anyway. You keep attacking a person long enough, people's sympathies start to shift. Vishnu Kapoor. Congress appeals for peace like robbers appealing against robbery. That's what Mr. Vishnu Kapoor says. He seems to be, well, somewhat sold on the BJP's idea. Again, Mr. Suresh Chandra Rajan's आजकल कुछ भी चलता है YouTube पर Bob 123 बिल्कुल दुरुस्त बात है Bob साहब आप भी चलते हैं YouTube पर quite right. That was praise for you, sir. For you, आपका तारीफ है. That's right. कुछ भी चलता Somebody है. like. Yes. He likes you very much. He likes you very much. Which is why he wants me off YouTube. Quite right. The electricity hike was done by the BJP government in the last few days to promote this propaganda. This will be reversed by the Congress. Sunil J, that's what he says. Right, that's just about it. Thank you very much, Mr. Sunil J. I hope the BJP gets some sense and actually reverses their decision to hike the electricity rates, which, by the way, are hurting just about everybody. The commercial rates, Pradeep ji, have really gone very high. Exactly. And that might just shut down quite a few enterprises. Quite a few small enterprises, जिसकी अभी देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, एकनाथ शिंदे जी बात कर रहे थे कि नारायण राणे जो MSME के मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर के वो ना जाने कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, कितने नए व्यवसाय क्रिएट करेंगे, लेकिन कहाँ से क्रिएट करोगे? अगर बिजली इतनी महंगी होगी, पहले ज़मीन इतनी महंगी है, उसके अलावा बिजली अगर इतनी महंगी रहेगी, तो बेचारा कोई भी अपना एंटरप्राइज, कोई भी अपना व्यवसाय चलाएगा कैसे? सोचने वाली बात है. I hope they go back to the old rates. Exactly. This 35% hike has to go. We've been saying it now for a long, long time. Right? That's just about it from Pradeep ji and myself on Nation Now for tonight. आप अपने comment ज़रूर भेजें and do remember to subscribe to our channel. वो जो bell icon दिख रहा है ना आपको वहाँ पे घंटी जो दिख रही है उसके ऊपर ज़रा
सब्सक्राइब कर दें, क्लिक कर दें उसके ऊपर, एंड we'll of course try and take as many comments as possible. Do keep sending in your comments. प्रदीप जी, आपको नमस्कार. Yes, sir. और नमस्कार सर. सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम.